चलिए आपके दो चार सवाल कुछ अच्छा है तो। यदि कोई लोक सेवक अत्यंत धर्मनिष्ठ हो और अपनी ड्यूटी के समय भी अपने धर्म के अनुसार वेशभूषा धारण करे, जैसे टीका लगाना, टोपी पहनना, भगवा या श्वेत वस्त्र धारण करना, लंबी दाढ़ी रखना इत्यादि, क्या इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा? हर सर्विस का अलग अलग होता है। किसी किसी सर्विस में हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो, किसी किसी सर्विस में हो सकता है कि ना भी हो। जैसे सरकारी मंदिरों में जो पुजारी हैं वो भी सरकारी नौकरी में होते हैं, तो वो तो वही कपड़े पहनेंगे जो उसमें लिखे होंगे सारे के सारे। अगर कोई मस्जिद सरकार के नियंत्रण में है तो उस मस्जिद का मौलवी सरकारी कर्मचारी होगा, वो तो उसी वेशभूषा में रहेगा। फिर सेना के पदों में ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि सेना में थोड़े नियम कठोर हैं। जो सरकार के नियम है सामान्यतः उसमें ये होता है कि एडवाइजरी होती है कि ऐसा करें ऐसा ना करें, नियम नहीं होता, सुझाव के रूप में होता है। अब जैसे कोई मान लीजिए तिलक लगा के आ जाए, अब क्या बिगाड़ लेंगे उसका? बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे। सेना में तो बिगाड़ लेंगे, लेकिन सिविल प्रशासन में केवल आप सलाह दे पाएंगे ऐसा मत करो, ठीक नहीं लगता है। अब शुक्रवार का दिन है, कोई मुसलमान वहां काम करता है, वो टोपी पहन के आ जाए या दाढ़ी रखी ले, आप दाढ़ी के मना नहीं कर सकते। कोई हिंदू टीका लगा के आप उसको मना करेंगे तो क्या बोलेगा? उसकी दाढ़ी ठीक लगती है तुम्हें, मेरा टीका खराब लगता है। ये तुलनाएं जो होने लगती है तो फिर आमतौर पर लोग बचते हैं इन चीजों से। तो प्रैक्टिकली यही है कि चल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं सिविल सेवाओं में, तो ये मान के चलिए कि सरकार या ऊंचे प्रशासनिक अधिकारियों की नजर में आपका कद बहुत नीचा हो जाता है, और इससे ये संभावना बनती है कि आपको बहुत अच्छे अवसर ना मिले। मतलब लीगल एक्शन नहीं होगा, लेकिन लीगल एक्शन के बिना भी ये राय बन जाए कि ये व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे और संवेदनशील पद के लिए ठीक नहीं है, तो ये तो नुकसान हो ही गया ना। अगर आपको ऊंचा पद है, लंबे बाल तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होते हैं, थोड़ा उस पर समझाएंगे ही, वरना एपीजे अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने तब भी लंबे बाल रखे ही, कोई मना तो क्या कर लेगा आपको, है ना। आरटीआई की वर्तमान स्थिति क्या है? वो लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट बताया है, वो बताया है, लेकिन उसके बाद भी स्टेटस ऑफ लीगल राइट रही है, क्योंकि संसद ने जब एक्ट पास किया वो लीगल राइट के रूप में किया है। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया नहीं, तब से उसको लीगल राइट के रूप में ही वो देखता है। वो उससे पहले की बात थी कि संविधान के मूल अधिकारों के आधार पर 19(1)(a) के आधार पर उसको अंतर्निहित मान सकते हैं। हायर एंड फायर पॉलिसी क्या होती है? यानी जिसको मन करे नौकरी पर रखो, जब मन करे निकाल दो। प्राइवेट सेक्टर में यही तो होता है ना कि किसी को निकालना है तो 1 महीने का नोटिस, किसी को छोड़ना है तो 1 महीने का नोटिस। जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ना चाहे वो इस्तीफा देगा और कहेगा कि मैं 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, तब तक जो भी हैंडओवर लेना ले लीजिए। और कोई मालिक निकालना चाहे तो वो कागज देगा कि 1 महीने बाद आपको काम नहीं करना है। और अगर कल से ही निकालना है तो 1 महीने की सैलरी हाथ में दी और चलो भाई कल से मत आना। 1 महीने का नोटिस या 1 महीने का वेतन, ये सामान्य है प्राइवेट सेक्टर में। कहीं 15 दिन का होता है, कहीं 7 दिन का भी होता है, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, डिपेंड करता है किस तरह का एग्रीमेंट उनके बीच का है। तो जब इस तरह की पॉलिसीज हो, और पॉलिसी ये हो कि बिना किसी संवेदना के किसी को निकाल दिया ले आए, जब ये नैतिक पक्ष बीच में ना आता हो कि किसी को निकालने से उसके परिवार का क्या होगा, बाकी समस्याएं क्या होंगी, अगर ये पक्ष आता ही नहीं है तो ये हायर एंड फायर का अच्छा उदाहरण है। और ये पॉलिसी बहुत सारे, मतलब अमेरिकन पॉलिसी आमतौर पर ऐसी मानी जाती है। संविधान समीक्षा आयोग की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और प्रमुख सिफारिशें। गवर्नेंस मेरे ख्याल से इसी जानी चाहिए क्लास में आपकी। संविधान समीक्षा आयोग बना था, एम.एन. वेंकट चलैया उस समय चीफ जस्टिस रह चुके थे, वो उसके अध्यक्ष थे। बीजेपी की सरकार का मानना था कि संविधान वैसा काम नहीं कर पा रहा जैसा करना चाहिए था। तो जब वाजपेयी जी पीएम थे तो उस समय एक आयोग बनाया गया, लंबा नाम था, उसका छोटा नाम है संविधान समीक्षा आयोग। उसमें सुभाष कश्यप भी एक मेंबर थे। तो पूरे भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं इसकी समीक्षा करनी थी। तो खूब विरोध हुआ था उसका कि ये संविधान बदल देंगे ये लोग, अम्बेडकर जी का संविधान वाजपेयी जी बदल देंगे, ये सब चल रहा था उस समय। ऐसे कोई कैसे बदल देगा? कोई घर की चीजें संविधान की बदल देगा? संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए, और कई प्रावधानों के लिए आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों में भी बहुमत चाहिए, मजाक थोड़ा है। तो उसने रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशंस दी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी थी। बहुत सारी रिकमेंडेशंस वही हैं जो पुंछी आयोग की भी थी, जो सेकंड एआरसी में भी आई हैं, कई चीजें मैच करती हैं उसमें। तो अब उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए। सेकंड एआरसी गीता के समान है। मतलब जब हम परीक्षा दे रहे थे उस समय संविधान समीक्षा आयोग की वो भूमिका थी कि हर आंसर में उसका नाम लिखना होता था कि इसमें ये रिकमेंडेशन आई है। तो आपके समय के लिए तो सेकंड एआरसी महत्वपूर्ण है। चलो भाई खत्म। एक शब्द कोई बताएगा, डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा मतलब किसी देश के मूल लोग जो किसी और देश में बस गए हैं, उनका समूह। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग जो किसी और देश के नागरिक हो गए हैं, वहीं रहते हैं, उनके साथ अगर आप लिंक बनाते हैं तो कहते हैं कि इंडियन डायस्पोरा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अब इसको 15 साल हो गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसको पूरा का पूरा समझ लें, उसके मुख्य प्रावधान पता होने चाहिए। बीच में छोटे मोटे प्रावधान में कहूंगा कि ये गौण है, इन्हें छोड़ देते हैं, जो ज्यादा प्रावधान है समझ लेंगे। देखिए जो एक्ट होता है ना, किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़े, मैं ये एक्ट लेके ही आ गया हूँ, ये पूरा एक्ट वही है, तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ना ना पड़े, और मैं इसका एक एक प्रावधान आपको समझा दूंगा डायग्राम्स के रूप में। आप डायग्राम्स के फॉर्म में नोट करते जाइए, वो पर्याप्त है आपके लिए, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस के रूप में कुछ देखना चाहें तो नेट पर सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। तो 2005 का जो एक्ट है इसके बारे में मोटी मोटी बात ध्यान रखें कि इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स में कुल 31 सेक्शंस हैं, यानी 31 महत्वपूर्ण बातें इस एक्ट में लिखी हैं। इसके अंत में 2 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं 2। इनमें से सेकंड शेड्यूल को लेकर खूब डिबेट होती है। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट, अभी हाल ही में आपने सुना होगा,
2019 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है इसी एक्ट में, तो उस अमेंडमेंट के प्रोविजंस क्या है वो भी हम पूरा एक्ट पढ़ने के बाद समझेंगे, बीच में हिंट कर दूंगा जब वो पॉइंट आएगा। फिर इस पर रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं। पहली जो रेगुलेशंस आई थी वो आई थी 2007 में। ये रेगुलेशंस थी मैनेजमेंट की रेगुलेशंस, यानी आरटीआई मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2007। इसके जो व्यापक रूल्स हैं वो आए थे 2012 में, और 2019 में फिर से रूल्स आए हैं। तो 19 के रूल्स अमेंडेड रूल्स हैं। कुल मिला के जब कोई आपसे कहे आरटीआई, इसका मतलब बेसिकली होता है कि इन सब चीजों के बाद जो सार हमारे पास है वो आरटीआई है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब होता है कि एक्ट में कुछ भी लिखा हो, लागू वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो एक्ट में कई ऐसी बातें आएंगी जो लिखी है पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके खिलाफ आ चुका है। ठीक है, तो हम बेसिकली एक्ट पढ़ेंगे, जहां जहां कोई अमेंडमेंट या रूल या रेगुलेशन उसे चेंज करेगा मैं उससे जिक्र करता चलूंगा। बेसिकली हमें एक्ट को समझना है। ठीक, तो हमें चैप्टर वाइज जाने की जरूरत नहीं है, एक आध रेफरेंस होगा तो बताऊंगा आपको। किसी भी एक्ट में जो शुरू के 1-2 क्लॉजेस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। तो जैसे इसमें चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में कुछ नहीं होता, एक तो ये लिखा होता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका नाम बता दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होगा इसका नाम। दूसरा बताया कहां कहां लागू होगा, तो इसमें लिखा है कि जे एंड के छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा, यानी इसकी जुरिसडिक्शन पूरा भारत है। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ तो उसके तहत देखिए जम्मू कश्मीर में 2004 में एक्ट आ चुका था, तो जम्मू कश्मीर में पहले से राइट टू इन्फॉर्मेशन चल रहा था, वो लगभग वैसे ही एक्ट था। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ तो उस विधेयक में 3 लिस्ट थी। एक लिस्ट ये थी कि केंद्र के कौन कौन से कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो जाएंगे उसी दिन से। दूसरी थी जम्मू कश्मीर के कौन कौन से कानून खत्म हो जाएंगे, और तीसरी थी कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से कानून वहां पर बने रहेंगे इस चीज के बावजूद कि अब से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं रहा है। तो अगर मैं अपनी स्मृति से याद कर पा रहा हूं तो उसी दिन से ये वाला एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो गया था। तो अब इस प्रावधान का कोई मतलब रहा नहीं है, इस प्रावधान को आप जीरो मान सकते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट में, उसमें होती है डेफिनेशंस, उसका नाम होता है परिभाषाएं। कानूनी डॉक्यूमेंट होता है ना, तो उसमें वो क्या करता है कि कल को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोर्ट में झगड़ा हो, तो एक्ट में लिखे एक एक शब्द की परिभाषा दी जाती है ताकि जब भी डिबेट हो समझ जाए कि इस शब्द का ये मतलब है, कोई और मतलब नहीं है। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। हमारे काम की केवल एक डेफिनेशन है कि इसमें इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में जिसको इन्फॉर्मेशन कहा गया है उसमें क्या क्या शामिल है, बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो 5-6 शब्द आप नोट कर लें। इन्फॉर्मेशन का मतलब है सरकार के पास विद्यमान कोई रिकॉर्ड, सरकार के पास होना चाहिए। कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल, आप 5-6 नोट कीजिए। ईमेल हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सरकार का, यहां तक कि कोई ओपिनियन या एडवाइस हो, यानी राय हो या कोई परामर्श हो, सलाह हो। और ये सारी चीजें चाहे लिखित रूप में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी में हो। तो संकेत कर लीजिए, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीजों को माना गया है सूचना। और इसका मतलब है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इनमें से किसी भी सूचना को हम हासिल कर सकते हैं। एक बात इसमें और लिखी है कि सरकार के बारे में है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में हो तब क्या होगा, प्राइवेट पर्सन के बारे में हो तब क्या होगा। तो इसका प्रावधान यहां भी है, आगे चल के फिर से भी एक पॉइंट आएगा। तो प्राइवेट व्यक्ति के बारे में सूचनाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जिन सूचनाओं का संबंध उसकी पर्सनल लाइफ से है, एक वो जिनका संबंध उसकी पब्लिक लाइफ से है। और पब्लिक लाइफ से जुड़ी सूचना हो सकता है कि लोक हित में सबके लिए जानना जरूरी हो। जैसे कोई उम्मीदवार आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ता है और सरकार ने नियम बना दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे एक फॉर्मेट में बताना पड़ेगा उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, उसके पास संपत्ति क्या है, उसकी देनदारियां क्या हैं, उसने कोई सरकारी बिल पे नहीं किया हो ऐसा तो नहीं है, उसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं, अपराध कौन कौन से लागू हैं। अब कोई कह सकता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इससे क्या मतलब है। पर ये उसकी पर्सनल लाइफ है या एक पब्लिक पोस्ट पे आने वाले व्यक्ति की पर्सनल लाइफ का इतना हिस्सा जानने का हक सबको होना चाहिए, होना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ के 2 हिस्से हैं, एक वो जो प्योर पर्सनल है, जैसे जैसे भारत की संसद ही को मान लीजिए, भारत की संसद भारत सरकार से किसी प्राइवेट व्यक्ति के बारे में क्या क्या सूचनाएं मांग सकती है। वो ये सूचना मांग सकती है कि क्या इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, ये सूचना मांग सकती है कि क्या इसके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा या कोई फाइन या कोई पेनल्टी या इसने कभी कोई ट्रैफिक रूल भंग किया हो, आदि आदि आदि, ये सब मांग सकती है। लेकिन वो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कैसा है, उसके संबंध, उसके भावनात्मक संबंध अपने दोस्तों से कैसे हैं, क्या ये जानने का हक सरकार या संसद के पास है, नहीं है। तो यहां भी नहीं होना चाहिए। तो एक बात लिखी है कि प्राइवेट व्यक्ति से जुड़ी सूचना भी इसमें आ सकती है, लेकिन वही सूचना, जो सूचना प्राप्त करने का हक पब्लिक अथॉरिटीज को है, वही सूचना प्राप्त करने का हक नागरिक को हो सकता है। आप संकेत कर लीजिए, एक वाक्य लिखिए, निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के बारे में वे सूचनाएं, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में वे सूचनाएं जिन्हें लोक प्राधिकरण हासिल कर सकते हैं, जिन्हें लोक प्राधिकरण हासिल कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हासिल कर सकती हैं, वे भी इसके दायरे में आती हैं। तो इंफॉर्मेशन की परिभाषा में वह सूचना भी शामिल है। तो मोटी मोटी बात क्या हुई सेक्शन 2 में,
सूचना का मतलब सरकार के पास उपलब्ध लगभग सारी चीजें, और एक खास केस में प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के बारे में भी कुछ सूचनाएं इसमें शामिल हैं। इसके बाद है चैप्टर 2, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसमें ज्यादा प्रावधान उसी में आते हैं। चैप्टर 2 का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सेक्शन 3 से 11। चैप्टर का नाम छोड़िए, अब सेक्शन वाइज चलते जाइए, सेक्शन से बात समझ में आ जाएगी। सेक्शन 3 एक लाइन का है बस, और वो कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, लिख लीजिए, अगर पूरा वाक्य लिखना हो तो एक वाक्य लिखिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए संविधान की भाषा जब पढ़ते हैं या एक्ट की भाषा, उसमें दो फ्रेजेस आते हैं बार बार। इस वाक्य में जो दो ध्यान देने की बातें हैं, एक तो है नागरिक, यानी ये अधिकार केवल सिटीजन्स का है, इंडिविजुअल्स का नहीं है। यानी भारत में जो विदेशी रहते हैं, विदेशी पासपोर्ट पे यहाँ नौकरी करते हैं, उनको अधिकार नहीं है। कोई इलीगल इमिग्रेंट है, उसको अधिकार नहीं है, केवल नागरिक के पास है। दूसरा, अब देखिए मान लीजिए 10 कानून है, एक्स कानून, वाई कानून, जेड कानून, तीनों में ऐसी बातें लिखी जो विरोधी बातें आपस में। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विरोधी बातें हैं तो कौन सी बात मानी जाएगी। जैसे एक एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का है, उसमें लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई भी ऐसी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा जो गोपनीय है। और गोपनीय कौन सी होती है, परिभाषा देनी रखी है। इसका मतलब किसी भी सूचना को गोपनीय मान के किसी सरकारी कर्मचारी को फंसाया जा सकता है उसके तहत। इसलिए सरकार के लोग सूचना देने में इतना घबराते हैं, कोई पब्लिक सरकारी सूचना हो, इतना डरते हैं देने में, उन्हें हमेशा लगता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर हावी हो जाएगा, जेल हो जाएगी। इसमें लिखा है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसको पीआईओ बनाया गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि सूचनाएं दे। उसमें लिखा है कि अपराध है सूचना देना। ऐसे में सरकारी कर्मचारी क्या करे। तो कानून की भाषा में दो फ्रेजेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक फ्रेज होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ऐसे, और दूसरा एक शब्द होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। ये शब्द कहीं भी पढ़ने को मिले ना, उसका सेंस समझ जाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, ऐसे। तो जब सरकार चाहती है कि इस अधिनियम को पावर ज्यादा देनी है तो लिखते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह कुछ भी लिखा हो यह माना जाएगा। अन्य उपबंधों के होने के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग का हिंदी होता है के बावजूद, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब होता है के अधीन रहते हुए। इस एक्ट में कहीं कहीं आपको नॉट विथ स्टैंडिंग वाली भाषा मिलेगी, कहीं कहीं सब्जेक्ट टू वाली भाषा मिलेगी। तो सेक्शन 3 में क्या वाक्य है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सूचना का अधिकार होगा। इसका मतलब सूचना का अधिकार तो होगा, किंतु यदि इस एक्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं तो उन लिमिटेशंस को मानना पड़ेगा, उन लिमिटेशंस को मानते हुए सूचना का अधिकार होगा। और इसका जो सेक्शन 8 आएगा उसमें बहुत सारी लिमिटेशन बताई हैं, सेक्शन 8 में भी और एक सेक्शन 9 में भी लिमिटेशन है। तो सेक्शन 3 में आपको मिल गया अधिकार सूचना का, बधाई हो बहुत बहुत आप लोगों को, अभी भी आपको सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है सेक्शन 3 के तहत। अब आइए सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ये बताता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस एक्ट के लागू होने के बाद। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, लोक प्राधिकारियों का दायित्व, लोक प्राधिकारियों का दायित्व क्या होगा। एक विशेष दायित्व लगाया गया था ताकि चीजें बड़ी आसानी से हो सके। देखो जैसे सूचना का अधिकार दिया, इसका मतलब अब जनता कुछ भी पूछ सकती है। सूचना का अधिकार आने से पहले सूचना का अधिकार केवल किसके पास था, एमपी के पास था, एमएलए के पास था, एमएलसी के पास था, और किसी के पास नहीं था। थोड़ा बहुत मीडिया के जुगाड़ू लोग जो अंदर से निकाल लेते सूचना, उनके पास था। आपने संविधान तो पढ़ाई है, आपने सुना होगा कि वो तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है। जब सिविल सेवक बनेंगे ना तो आपके जीवन का एक बहुत मुश्किल दिन आने वाला है। मेरा आया था, मैं तो कुछ ही महीने नौकरी की, उसमें वो दिन आ गया था मेरे जीवन में। उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट की ड्यूटी लग जाती है कि आपको उस दिन संसद में जाना है डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं होम मिनिस्ट्री में था उस समय भारत सरकार में, मैं तो नया नया था, अभी सीख ही रहा था। लेकिन हमारे बॉस को कोई खुंदक रही होगी, उसने मेरा नाम भेज दिया कि लोकसभा की ड्यूटी में आपको जाना है। मैं खुश था कि लोकसभा देख लूंगा, इसी बहाने की लोकसभा को देख के बड़ा मजा आएगा। जब ट्रेनिंग में दिखा देते हैं लेकिन वो खाली होती है उस दिन, भरी हुई लोकसभा नहीं देख पाते। तो जब ड्यूटी में जाएंगे तो भरी लोकसभा होती है उस दिन। तो होम मिनिस्टर से लाल कृष्ण आडवाणी उस समय, लोह पुरुष, उस समय वो होम मिनिस्टर थे। मैं होम मिनिस्ट्री में नौकरी करता था, तो वो हमारे बॉस थे एक तरह से। तो उसमें मैं तो खुश था कि मजा आएगा। तो ड्यूटी ये होती है कि जब क्वेश्चन आवर चलता है ना, प्रश्नकाल, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित भी होते हैं। तो ऐसे जैसे ये मान लीजिए लोकसभा में ये चेयरपर्सन बैठा है, ऐसे कैसे बैठे होते हैं, पता है आपको, ये सत्ता पक्ष ऐसे बैठता है इस तरफ, फिर बीच का रास्ता होता है, यहाँ भी पक्ष चलता रहता है। देखा ही आपने लोकसभा कैसी होती है। तो अच्छा, सिक्योरिटी वहाँ इतनी अच्छी है कि मैं पहली बार गया था, चलते चलते मैं अंदर ही पहुंच गया कमरे के, जहाँ सब सांसद बैठे थे। तब मैंने किसी सिक्योरिटी वाले से पूछा, मैंने कहा मैं होम मिनिस्ट्री से आया हूँ, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो बोला कि आप सांसद नहीं है। मैंने कहा नहीं। फिर लेके भागा मुझे साथ में कि मर भागो यार, भागो ऐसे। तो इतनी सुरक्षा टाइट थी वहाँ पर।
वहाँ वहाँ प्रधानमंत्री बैठे, वाजपेयी जी बैठे, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे, सब मंत्री बैठे वहाँ पर, और कोई ऐसे घुस गया अंदर वहाँ, मतलब मैं कोई नहीं, मैं घुस गया था बाई मिस्टेक। तो मैं तब से खुश होकर मैं दिखने में सांसद लगता हूँ। मैं ये सोच के खुश रहता हूँ कि शायद इस वजह से उन्हें कंफ्यूजन हो गया होगा। तो खुश रहने के लिए कुछ बहाने हो आदमी के पास तो क्या बुरी बात है, बहाने होने चाहिए। बहरहाल तो फिर उन्होंने खिड़की में बिठा दिया मुझे। ये जो है ना, ये जो मंत्री होते हैं ना, यहाँ पास में विंडो बॉक्स होता है, खिड़की में बॉक्स होता है, अच्छा होता है, ठीक से बैठने की व्यवस्था होती है वहाँ। वहाँ सभी मिनिस्ट्रीज के मतलब सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। सिविल सर्विस में आने के बाद आप सीनियर मान लीजिएंगे पहले दिन से ही, फिर आप जूनियर नहीं, आप सीनियर हैं उस दिन से। इनकी भूमिका क्या होती है कि जब प्रश्नकाल चलता है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री का आ गया प्रश्न, तो होम मिनिस्टर यहाँ कोने में खड़े हो जाएंगे, अब प्रश्न का जवाब देंगे। अगर अनस्टार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ड में क्या होता है, प्रति प्रश्न आ जाता है, क्रॉस क्वेश्चन। और होम मिनिस्टर मतलब किसी मिनिस्टर को कुछ पता थोड़ा ना होता है, मिनिस्टर कहाँ से इतना पता करेगा। तो वो जवाब देता है, एक जवाब दिया, इतने में किसी और ने वो लिख के लाया था घर से लंबा सा क्वेश्चन, उसने पूछ लिया कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है। फिर मंत्री क्या करता है, मंत्री बाईं ओर देखता है ऐसे, इसका मतलब है कि जो ऑफिसर आया ना उसको जवाब देना है इसका, और जवाब देने के लिए जरूरी है कि आपने उस चीज को पूरा खंगाल रखा हो ठीक से, और वहाँ समय नहीं होता, क्योंकि जब होम मिनिस्टर देख रहा है पीएम भी ऐसा देख रहा होता है, कई मिनिस्टर ऐसा देख रहे होते हैं। तो उस एक क्षण में लगता है कि मर क्यों नहीं जाए आदमी से, उस एक क्षण में ये भाव मेरे मन में तो आ ही गया था। प्रश्न इतना फैक्चुअल, कौन इतना फैक्चुअल सवाल दे, पहला अनुभव था। तो आडवाणी जी ऐसे देखे, मेरे को सर 10 मिनट चाहिए इसके लिए, तो एकदम मतलब अंगारे वाली निगाह से देखा। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट रुकिए, जवाब देते हैं। मतलब वो ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस में जो फैक्चुअल सवाल होता है टाइम लगता ही है। फिर क्या होता है कि मैंने क्वेश्चन लिया अपने फोन के डिपार्टमेंट में, वहाँ कई लोग तैयार बैठे होते हैं इसी काम के लिए। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ रहा है, समय सबकी सांस अटकी होती है, मिनिस्ट्रीज में सबकी सांस रुकी होती है उस समय। तो मैंने फोन करके बताया कि ये क्वेश्चन है, खटाक से वहां से आंसर बनने शुरू हुए, 10 मिनट के अंदर आंसर सारे फैक्ट्स हुए, वो फैक्ट्स लेके फिर मैं खड़ा हुआ, आडवाणी जी पास में खड़े हुए, मैं बोलता गया, वो माइक पे बोलते गए। मतलब ऐसे ही होता है। मतलब मैंने कोई तीर नहीं मार दिया, वो नॉर्मल सिस्टम ऐसा है वहां पर। जब आप किसी विधानसभा में जाएंगे वहां भी ऐसा होगा, सिस्टम है। सिविल सर्वेंट होने में एक शहादत ये भी देनी होती है कि आप इस दिन संसद या विधानसभा की ड्यूटी में जाएं और मंत्री आपको घूर के देखे, और 2-3 बार देख लिया तो नोट कर लेता नाम, कहता अच्छा नाम बता अपना तू, आज शाम को देखता हूँ तुझे। अब इसमें क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेक्शन 4 बताई गई है ना, वो मैं जो कह रहा था इससे पहले क्या था कि क्वेश्चन पूछने का राइट केवल एमपी एमएलए को था, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते थे, सरकार को देनी होती थी संसद में विधानसभा में, लेकिन आम आदमी कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं होता था। पहली बार आम आदमी को वो राइट मिला, और ये बात कब की, उससे कुछ साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे सांसद फंसे थे कि वो संसद में प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेते थे, 40,000 50,000 रुपए एक प्रश्न पूछने का लेते थे। जब स्टिंग ऑपरेशन आ गया, सबसे तेज चैनल पे आया था, तो तो उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि ये विशेषाधिकार क्यों सांसदों के पास है, देश की जनता को ये अधिकार क्यों नहीं है कि उसके पास खुद ही सूचना मिल जाए। तब आरटीआई की भूमिका बनी, और तब एक बात ये दिमाग में आई कि जैसे ही सूचना का अधिकार देंगे, देश का हर नागरिक या बहुत सारे नागरिक चाहेंगे कि बहुत सारी सूचनाएं मंगवाएं, इतनी चिट्ठियां आएंगी कि सरकार हिल जाएगी जवाब देते देते, बाकी काम छूट जाएंगे उनके। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर क्या लिया इन्होंने, कहा कि इस एक्ट के लागू होने के 120 दिनों के भीतर, 4 महीने का समय दिया, 120 दिनों के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण यानी प्रत्येक सरकारी विभाग क्या करेगा, 120 दिनों के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकरण या लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, इन्हें क्या करना है, अपनी जितनी सूचनाएं हैं, अपने विभाग से जुड़ी सूचनाएं किस फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में, वर्गीकृत रूप में, वर्गीकृत रूप में क्या करना है, इसे प्रस्तुत करके जनता के समक्ष रख देना है, जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, यह काम दिया गया था। पर्पस यह था कि 100 में से 99 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम पहले से टाल सकते हैं क्योंकि उसकी सूचना पहले ही हमने दे दी है। और अब आपको कोई सूचना चाहिए हो ना, तो 99% केसेस में इंफॉर्मेशन वैसे ही उपलब्ध है। आप किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी जो आप चाह रहे हैं लेना। ये अच्छी बात है ना, क्यों इतनी चिट्ठी पत्री लोग लिखें, सूचना वैसे मिल जानी चाहिए। तो 120 दिन के अंदर हर लोक प्राधिकारी सूचनाएं देगा क्लासिफाइड फॉर्म में, और प्रस्तुत कैसे करेगा, उसमें लिखा कई तरीकों से, जिसमें एक लिखा है अखबारों में छापेगा, और दूसरा लिखा है इंटरनेट के माध्यम से पेश करेगा, तथा अन्य माध्यम भी। उस समय इंटरनेट ठीक से व्यवहार में आना शुरू हुआ था। अब आज के समय में आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के होने के बाद बाकी चीजें बहुत छोटी हो गई हैं, लेकिन उस समय यह था कि अखबारों में हर विभाग छापेगा, साथ में इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन रखेगा। और ये जो अभ्यास होगा, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस होगी, ये नियमित रूप से होगा। जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना उस विभाग की जिम्मेदारी होगी, अपडेट करना उसकी जिम्मेदारी होगी, ताकि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना चाहिए हो तो मांगनी ना पड़े, वो सूचना पहले से उसके पास उपलब्ध हो आसान तरीके से। बस स्पष्ट रहेगी। 120 दिन का प्रोविजन था, और इस प्रोविजन के समय अगर आप लोग उस समय एक्टिव होते तो आप देखते अखबार रंगे होते थे उन सूचनाओं से जो विभिन्न अधिकारी, विभिन्न मिनिस्ट्रीज छापती थी अपने विभाग के बारे में। चलिए, इसके बाद सेक्शन 5 है जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक है। सेक्शन 5 जिसके बारे में है उसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेक्शन 5 का नाम है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ लिख दूं, चल जाएगा काम? ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ यानी पीओ।
ठीक, तो देखो क्या है, 120 दिन का समय था सूचनाएं छापने का। उसी से पहले एक नियम बनाया कि प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी यानी कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण का मोटा मोटा मतलब हर सरकारी ऑफिस, हर सरकारी विभाग, इसका मतलब ये हुआ 100 दिनों के अंदर, इस एक्ट के लागू होने के 100 दिनों के अंदर क्या करेगा। अब लोक प्राधिकारी हो सकता है केंद्र सरकार का हो सकता है राज्य सरकार का हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो। तो जो सेंटर के ऑफिस हैं, केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं, वो सारे के सारे 100 दिनों के अंदर नियुक्त करेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CPIO। जो भी केंद्र सरकार के ऑफिस में PIO होगा उसको आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्पष्ट है। अब रीजनिंग का सवाल है, राज्य में क्या होगा? क्या बात है, गजब, अद्भुत, SPIO। यही तो ख्याति आप लोगों की दूर दूर तक है कि बताने से पहले अभिमन्यु की तरह जान जाते हैं आप लोग। तो SPIO यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, जो राज्य सरकार के तहत किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। ठीक है, ये होंगे बड़े अधिकारी। सब डिवीजनल लेवल पर, सब डिवीजन के दो मतलब होते हैं, एक तो होते हैं जिले के अंदर सब डिवीजन क्या होती है, जो SDM जो होता है जैसे, और एक जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उसमें भी डिवीजन सब डिवीजन इस तरह से मतलब वर्गीकरण होता है। सब डिविजनल लेवल पर जो अधिकारी बनेंगे उसको बनाएंगे असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ACPIO। अब फिर से आपको बताना है एक बहुत मुश्किल सवाल, राज्य में क्या होगा? ASPIO। वैसे सही बात पता क्या है, SAPIO और CAPIO है, पहले सेंट्रल आएगा फिर APIO हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज कर लें, CPO हो गया, CPO, और ये KPO। तो केंद्र में कौन बनेगा? KPO, और राज्य में CPO। ये बनेंगे SDM यानी सब डिविजन लेवल पर ये होगा। अब सवाल है कि PIO जो है, इन सबका बेसिक नाम PIO है, इनके डेजिग्नेशन अलग अलग हैं, CPIO, CAPIO, वो सब डेजिग्नेशन है। बेसिकली ये सब क्या है? PO है। PIO है इस एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसको क्या क्या काम करने हैं। इसे काम करना है कि जो भी व्यक्ति सूचना मांगेगा उनसे आवेदन स्वीकार करना और उनकी मदद करना। आवेदन करने में मदद करना भी शामिल है। कई ऐसे लोग होते हैं जो आवेदन कर नहीं पाते हैं ठीक से, तो उनको आवेदन करने में भी हेल्प करने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होती है। ठीक है, और दूसरा होता है कि ये उन सब प्रश्नों का जवाब देगा, सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये मेन काम इसका है, सूचनाएं प्रदान करना। अच्छा, उन दिनों ये हुआ था कि सरकार ने जिन जिन लोगों से हिसाब बराबर करना था ना, सबको PIO बना दिया था। PIO जब बना रहे थे ना, सब लोग छुट्टी पे जा रहे थे उससे भाग भाग के कि हमारा नंबर ना आ जाए इसमें, क्योंकि इतना तबाही वाला काम है। अच्छा, नए नए अधिकार आते लोग ज्यादा उत्सुक भी होते हैं उस समय। इतनी चिट्ठियां आती थी इनके पास, ये तबाह हो जाते सबका जवाब देने में, और जवाब न दे तो आगे प्रावधान है कि उनको फाइन लगता था, पर्सनल उनकी सैलरी से फाइन करता था। तो इसलिए उस समय सब बोले कि PIO मुझे मत बनाइए, इनको बनाइए, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे कर रहे थे उन दिनों। तो बड़ा झगड़ा था। इसलिए इस तबाही से बचने के लिए एक प्रावधान क्या है, PIO को अधिकार होगा अपने कार्य के निष्पादन में किसी भी अन्य अधिकारी से सलाह या सहायता ले सकेगा। किसी भी अन्य अधिकारी से सहायता लेने का अधिकार, सहायता ले सकेगा। आप अपने प्रश्न पुनः विचार कीजिए। आपने कहा सिर्फ वरिष्ठ से लेगा या कनिष्ठ से भी ले सकता है? इसको रिफ्रेज करना चाहेंगे प्रश्न को। प्रश्न ये है कि आप अपने घर में सिर्फ अपने पापा को धमका पाती हैं या छोटे भाई को भी धमका देती हैं? मैं इसका जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये प्रश्न ठीक है या गलत है? क्या प्रश्न होना चाहिए था? अच्छा, इसका सही प्रश्न कौन बनाएगा? प्रश्न क्या हो सकता है अगर बनेगा तो? प्रश्न बनेगा, आप अपने घर में सिर्फ छोटे भाई को धमका पाते हैं या पापा को भी धमका लेते हैं? यही बनेगा ना। आपने जो पूछा मुझसे वो ये कि ये सिर्फ अपने सीनियर से काम लेगा या जूनियर से भी ले सकता है। चलो, इसका उत्तर सोचना, मन के अंदर से निकलेगा। ओशो रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब कोई प्रश्न मन में उठे, थोड़ा और अंदर झांको, उत्तर वही है। बस थोड़ा झांकने में कमी रह गई है, थोड़ा झांको, उत्तर वही मिलेगा, वहीं से निकालो। चलिए, ये हुआ सेक्शन 5। अब है सेक्शन 6। ये आपके लिए बहुत काम का है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि IAS तो बनेंगे ही, उससे पहले एक दो बार इस अधिकार का उपयोग कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। किया तो अच्छी बात है, जिससे नहीं किया आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इससे खत्म हो सकती हैं। अभी देखते हैं कैसे। सेक्शन 6 में बताया है ऑब्टेनिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन या ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति का निवेदन, हेडिंग बना लीजिए, सूचना प्राप्ति का निवेदन, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपको सूचना लेनी हो भारत सरकार से या राज्य सरकार से, कैसे लेंगे सूचना? तो पहली बात तो इसमें कोई निश्चित प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि चिट्ठी इस प्रकार की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी चिट्ठी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। एकदम सामान्य कागज पे जो बातें ध्यान रखने की है। पहली बात, जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहली बात कौन सी भाषा में भेजेंगे, लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे। इसमें 3 स्कोप आपके पास है। पहला स्कोप है कि आप चिट्ठी को अंग्रेजी में लिखें, ऐसी इंग्लिश जो वो समझ लें। दूसरा स्कोप है हिंदी में लिखें, और तीसरा स्कोप है उस राज्य की किसी अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज में
आपको ये पता ना कि किसी राज्य में कोई दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, जिसका एग्जांपल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ उर्दू भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और बिहार में कौन सी है? उर्दू भी है, बहुत बढ़िया। बिहार में मैथिली नहीं है? क्या बात है, बिहार में मैथिली नहीं राजभाषा और केंद्र में है, वाह। चलो, और पंजाब, पंजाब से कौन कौन है अपने से? हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा पंजाबी है, होगी, हाँ पंजाबी होगी वहां, ठीक है। चलो, पहली बात लैंग्वेज हो गई। दूसरा है कि आप किस मोड से, किस माध्यम से अपनी बात भेज सकते हैं, आपके निवेदन का माध्यम क्या हो सकता है। तो माध्यम एक तो हो सकता है कि आप लिखित तरीके से चिट्ठी भेजें और अच्छी चिट्ठी ड्राफ्ट करें। देखो, चिट्ठी ड्राफ्ट करने का तरीका क्या होता है, मैंने इसे भरपूर इस्तेमाल किया, सेक्टर कई बार किया है, यूपीएससी से भी किया था। जब मैं एग्जाम दे रहा था और मुझे कई डाउट्स थे, तो मैंने लंबे लंबे सूचना के अधिकारी पत्र लिखे और शुरू में सबके जवाब भी है, वो सब मेरे पास संकलित हैं। बाद में कम वक्त में जवाब देना बंद कर दिया। मैंने बंद कर दिया, मैंने कैसे बंद किया मैं समझाऊंगा, इस एक्ट के तहत कैसे बंद किया वो समझाऊंगा। तो बड़ा सिंपल है, आप लिखें सेवा में मुख्य सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो भी संस्था का नाम ले दीजिए। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं जिले में ये दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ लिखूं? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, डीएम के नाम पे लिखो, सिंपल। सेवा में लोक सूचना अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय, जिलाधीश, जिला डैश डैश डैश, वहां भेज दो सीधे। भेजना रजिस्टर पोस्ट से, ताकि प्रमाण रहे कि भेजा है। उसके बाद उनका हेडेक है कि सही पते पर पहुंच जाए, फिर आपका हेडेक नहीं है। इतना ही नहीं, आपको भेजना था मान लीजिए खाद्य और रसद विभाग में, भेज दिया सड़क विभाग में, तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी उनका हेडेक है कि वो सही पते पर भेजें उसको। चिंता नहीं करनी है, बस कहीं भेज देना है। और सरकार को भेजना है, प्राइवेट को नहीं कि कौशल्या की माँ ऐसे करके भेज दिया, ऐसा नहीं, भेजना है किसी सरकारी कार्यालय को भेजना है। उसके बाद उनका हेडेक है कि वो सही पते पर उसको भेज दें, ठीक है। तो भेजा, पते कैसे लिखना है? सेवा में जन सूचना अधिकारी, उसके बाद लिखिए महोदय, मैं भारत का नागरिक हूं और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए निम्नलिखित सूचनाएं चाहता हूं या चाहती हूं। पॉइंट्स पे लिखना, कंफ्यूजन नहीं करना है, वरना वो और कंफ्यूज कर देंगे आपको। नंबर 1, जैसे कोई सूचना मान लीजिए आपको सड़क के बारे में, आपको किसी ने बताया कि आपके घर के सामने सड़क बन चुकी है और आप घर के सामने खड़े, दिखने दी सड़क आपको, सरकार कह रही कि बन चुकी 3 साल से, आपकी आंख खराब हो गई है और आप पूरा मोहल्ला परेशान है कि दिखने दी सड़क आपको। तो आपने कुछ नहीं करना, चिट्ठी भेजनी है केवल कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मोहल्ले के लिए कोई सड़क पास हुई थी। प्रश्न क्रमांक 1 ये है। नंबर 2, यदि प्रश्न 1 का उत्तर हाँ है तो किस तिथि को हुई थी, और उसमें साथ में लिखे ख में जो सड़क पास हुई थी उसके आदेश की प्रतिलिपि कृपया संलग्न करें। फिर नंबर 3, जब अगर यह सड़क पास हुई थी तो इस सड़क को बनाने का टेंडर देने वाले अधिकारी का नाम क्या था, टेंडर किस कंपनी को दिया गया था उसका नाम क्या था, और किस पत्र के माध्यम से दिया गया था, उस पत्र की प्रतिलिपि कृपया यह भी प्रेषित करने की कृपा करें। और नंबर 4, यदि सड़क बनाने में कोई अनियमितता हुई हो तो उस कर्मचारी के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कृपया उसका ब्यौरा भी दे। नंबर 5, उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी हो तो किस अधिकारी से संपर्क करना होगा, कृपया यह भी बताने की कृपा करें। ऐसे ये होती है वकीलों वाली भाषा। अब समझ गए बात को, एकदम क्लासिफाइड तरीके से 1 2 3 4 5 एकदम लॉजिकल फ्लो में। कुछ नहीं करना है, उसके बाद 10 रुपए का एक वो जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो पे कर दीजिए, उस पर टिकट चिपका दीजिए 10 रुपए की। और अगर भोकाल बनाना है तो बाई हैंड दे के आइए। अगर आप चाह रहे हैं कि माहौल ना बने, केवल काम हो जाए, तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेज दीजिए। ईमेल से भी भेज सकते हैं, आजकल तो कोई दिक्कत है, ईमेल से भेजिए, क्या दिक्कत है। अपने नाम से भेजना है ठीक है, अगर डर लगता है किसी और के नाम से भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। आमतौर पे वो पूछेंगे नहीं आपसे क्या भारत के नागरिक है या नहीं, अगर पूछेंगे तो बता दीजिएगा। जैसे एक ईमेल आईडी नकली बना लीजिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पहचान उजागर हो, नकली बना लीजिए। हाँ हाँ, आमतौर पे वो नहीं पूछते हैं। अगर कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगे जिसमें उनको डाउट हो तो हो सकता है आपसे कहें कि नागरिकता का प्रमाण दीजिए, फिर हम सूचना भेजेंगे आपको, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे अनुभव में कि आज तक उन्होंने पूछा नहीं है, कभी भी पूछते नहीं है जनरली, जब तक इन्फॉर्मेशन सामान्य किस्म की है क्यों पूछेंगे। जब आप ईमेल से भेजेंगे तो ईमेल एक एड्रेस ही तो जाएगा, हाँ उसमें एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप बाई हैंड बाई पेपर भेज रहे हैं तो एड्रेस देना होगा, और ये कहाँ जरूरी कि अपना ही देना होगा। अगर केवल दबाव बनाना है, किसी का नाम किसी का पता लेके भेज दो, अब उनको सूचना कहीं ना कहीं भेजनी है, इसी में उनकी हालत खराब हो जाएगी। आपको ही भेजनी कहाँ जरूरी है, कहीं भेजनी है। मैनेज कैसे करते बताऊंगा आपको, मैनेज भी करते हैं वो लोग, कैसे करते बताऊंगा आपको, लेकिन इससे काम बड़े धूमधाम से होते हैं। मैनेज तो होता है केवल तब जब सूचना मांगने वाला डरपोक हो या एडजस्टमेंट में शामिल हो जाए। अगर वो ठान ले तो सरकार हिल जाती है इस मामले में। मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था ना एक बार, वो जो मुर्गा मार्केट या मछली मार्केट थी, कितना सिंपल एग्जांपल था। वो सिंपल सी लड़की थी, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं थी, केवल आरटीआई में उसने एप्लीकेशन भेजी, दुकानें बंद हो गई सारी की सारी। ऐसे कई केसेस हैं। खतरा भी होता है, आरटीआई एक्टिविस्ट पे खतरा भी आता है, क्योंकि बड़े बड़े संगठित गिरोह चल रहे हैं प्रशासन की दुनिया में, वो हिल जाते हैं। मैं कोई ये कहना मैनेज कैसे करते हैं, मैं कोई एग्जांपल लेके समझाता हूं मैनेज कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रही हो आपको, आप सूचना के अधिकार के तहत किसी विभाग से पूछ लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप पूछेंगे, वो पीआईओ क्या करते हैं आमतौर पर, उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भाई ऐसी चिट्ठी आई है आपके बारे में।
फिर वो मिलकर पता करते हैं किसने भेजी है, सही नाम से तो पहचान जाते हैं उसको, फिर उसको दबाव बनाते हैं, फिर सहमति बन जाती है। और जैसे सहमति बनती है तो एक ही रास्ता है कि वो व्यक्ति खुद जाके लिख के दे कि मुझे सूचना अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई है, कृपया सूचना मेरे पास ना भेजें। ये मैकेनिज्म काम करता है, पर इसकी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी है वो दूसरा पत्र लिख के भेजे कि अब मुझे सूचना नहीं चाहिए, नहीं तो सूचना आएगी ही आएगी। और सूचना नहीं आने के जो तरीके हैं वो सेक्शन 8 में कुछ बताए गए हैं, जब वहां पहुंचेंगे वहां देखेंगे, वहां तरीका है। अब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मोहल्ले में कई घर थे, उनमें से एक घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हर घर में थोड़ी बहुत थी, वो भी करवा रहा था। किसी पड़ोसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भेज दी सूचना के अधिकार में कि मैं जानना चाहता हूं कि इस फ्लैट नंबर में क्या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यदि है तो परमिशन कैसे मिली, एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, तो एक्शन क्या लिया गया बताइए, ऐसे करके भेज दिया। दिल्ली की बात है, डीडी वाले परेशान, वो आए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फ्लैट तो टूटेगा, चिट्ठी आई सूचना के अधिकार में। तो पता किया गया किसने भेजी, पता लग गया, पता लग ही जाता है लगाने पे आ जाए तो। फिर क्या हुआ, जिसके खिलाफ चिट्ठी गई थी उसने कहा कोई बात नहीं, एक मैं भी लगा देता हूँ। उसने दूसरी चिट्ठी लगाई, इस मोहल्ले में कितने फ्लैट्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कृपया बताएं, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में आखिरी सर्वे कब हुआ था। नंबर 3, क्या कोई एक्शन लिया गया था, यदि हाँ तो क्या, उस एक्शन की रिपोर्ट मेरे पास जारी करें, ऐसे ऐसे करके भेज दिया। ये चिट्ठी जाते ही अब सारे घर खतरे में आ गए। फिर सबकी पंचायत हुई, और पंचायत के बाद क्या फैसला हुआ, दोनों गए कि सूचना मिल गई है, अब नहीं चाहिए। ये सब पब्लिक प्रेशर्स होते हैं जिन प्रेशर में लोग वापस हटते हैं, नहीं तो कानून बहुत ताकतवर है, अगर कानून का ठीक से प्रयोग किया जाए ताकतवर है। खैर, लिखित हो सकता है, दूसरा ईमेल से हो सकता है, बस 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो, ठीक। और तीसरा, मान लीजिए कि आपको ना लिखना आता है ना ईमेल करना आता है, आपको मतलब किसी को, कोई ऐसा है बड़ी उम्र का व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसका बहुत मन कर रहा है सूचना मांगने का, और वो सरकार के पास गया, उसने कहा सूचना के अधिकार में सूचना चाहिए, लोगों ने कहा लिख के बताओ, लिखना नहीं आता, बोले ईमेल करो, बोले दिमाग खराब है, जिसको लिखना नहीं आता वो ईमेल कैसे करेगा, कॉमन सेंस, किसने बनाया सरकारी अधिकारी। तो पीआईओ की एक जिम्मेदारी और भी है, पीआईओ की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति जो लिख नहीं सकते, ईमेल नहीं कर सकते, उन्हें पीआईओ असिस्ट करेगा और उनकी डिमांड को कागज या ईमेल के रूप में कन्वर्ट करेगा ताकि उनको भी सूचना के अधिकार का लाभ दिया जा सके। स्पष्ट हुई बात। तीसरी बात, आप जो भी ईमेल भेजेंगे या पत्र भेजेंगे किसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू। यह एड्रेस करने का मतलब किसको संबोधित करेंगे, संबोधित करना है हमेशा या तो सीपीआईओ को या एसपीआईओ या केपीओ या सेपीओ। कोई याद ना रहे ना, खाली पीओ कर देना, पीआईओ, वो अपने आप सही पते पे पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस पीआईओ इसी विभाग का नाम लिखिए। थोड़ा प्रयोग करके देखो ना, एक छोटा छोटा प्रयोग, बड़ा मजा आएगा आपको, जिंदगी में रोमांच आ जाएगा। सरकार के फोन आएंगे पहली बार आपके पास, अगर आप चाहते हैं बड़े आदमी का फोन है तो एमपी लेट स्कीम के बारे में पत्र लिखो सरकार को कि हमारे जो एमपी साहब हैं उनके फंड का कितना कितना हिस्सा किस किस योजना पर खर्च हुआ पिछले 5 साल में, उसकी डिटेल चाहिए मुझे। तो साथ में लिखो यदि उस पर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो शिकायत कहाँ करनी है ये बताइए। सीधे एमपी साहब पहले गुर्गे आएंगे, फिर एमपी साहब खुद आएंगे मिलने के लिए, घर आके बात करेंगे आपसे। अगर एमपी का नाम कुछ ऐसा है कि अंत में भैया भैया लगा हुआ तो उठवा लेंगे आपको ही, और अगर एमपी ठीक ठाक है तो फिर आपके घर पे आके आपसे बात करेंगे। इसके बाद है कि फी एक्ट में लिखा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फी है, यानी जो उसके लिए निर्धारित फीस है, हाँ हाँ एकदम धूमधाम से, दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है अगर आप ये साबित कर दें कि आप लोक हित में जानना चाह रहे हैं, ना कि कोई पर्सनल आपका एजेंडा है, आगे आएगा वो पॉइंट आएगा, कर सकते। इतना ही नहीं, कोई संपत्ति किसकी है ये जानना चाह रहे हैं ना, ये तो वैसे भी जान सकते हैं, इसके लिए तो इस अधिकार की जरूरत ही नहीं है। पता क्या करना है, वो तो वैसे भी लीगली अलाउड है। जैसे दिल्ली में अगर पता करना हो तो जो एजेंसी लैंड रिकॉर्ड रखती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास होते हैं, या अगर डीडीए की कॉलोनी तो डीडीए के पास होगा, कुछ एमसीडी के पास होता है, जो अधिकृत एजेंसी है आप उसके पास एक पत्र लिखिए कि मुझे इस संपत्ति के मालिकाना हक की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। एक निर्धारित फीस है शायद 100 रुपए के आसपास, वो आप जमा करेंगे, वो विभाग उसकी जो रजिस्ट्री है लेटेस्ट या उससे पहले की भी, उसकी ट्रू कॉपी स्टैंप लगा के आपको देगा कि ये इसकी फाइनल कॉपी है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए परमाणु बम का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करोगे, वो बड़ी चीजों के लिए करो। लेकिन हाँ, इसके तहत भी कर सकते हैं, इसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं देना सही है कि गलत है, लेकिन देते हैं, वो इस ग्राउंड पे देते हैं कि मान लीजिए कोई संपत्ति खरीदना चाह रहा है, कई बार पता क्या होता है, एक ही घर 4 बार बिक जाता है, एक ही आदमी ने एक ही घर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के बेस पे 4 लोगों को बेच दिया। ये घपले ना हो, इसका एक ही तरीका है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें पहले सरकार से उसके मालिकाना हक की चेन मांगे, पूरी सरकार अटेस्ट करके देती है, उससे गारंटी मिलती है कि आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक से जब भी लोन लेंगे, बैंक के लोग सरकार से डॉक्यूमेंट्स पूरे लेते हैं, ट्रू कॉपी, उसके बेस पे लोन देते हैं। तो सवाल है कि बैंक को किसी और की प्रॉपर्टी की चेन कैसे मिल जाती है। तो इसीलिए है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में घपले ना हो, इस वजह से कई सरकारों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। एमपी फंड का पूछना पड़ेगा, पहले नेट पे सर्च कीजिए कि आपके राज्य में एमपी फंड किस डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च होता है। जैसे दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू खर्च होता है, तो दिल्ली में करना हो तो लोक सूचना अधिकारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार, और नहीं तो छोड़ो ना यार, लोक सूचना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली भेजो,
फिर उनका हेडेक है ना, तुम तो भेजो बस। फी बाद में जो रूल्स है उसके तहत फीस 10 रुपए की है। आपको कोई भी सूचना मांगनी हो 10 रुपए की फीस उस पर देनी पड़ती है, और उसमें भी जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको इस बात से छूट है। उनको ये प्रमाणित करना होता है गरीबी रेखा से नीचे है, ये प्रमाणित करने में 20 रुपए लग जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा क्या 10 रुपए देके आप सूचना मंगवा ले तो ज्यादा ठीक है। चलिए, सबसे रोचक जो हमारे देश के आरटीआई में है, जो कुछ देशों में नहीं है, वो ये है कि हमारे आरटीआई में कारण बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं बताना होता कि मुझे ये सूचना क्यों चाहिए। कुछ देशों में क्या होता है, बताना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये विशेष परिस्थिति है। भारत की आरटीआई में खुली छूट है, इसका मतलब आप कोई भी सूचना मांगे बिल्कुल मत बताइए कि क्यों मांग रहे हैं, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, आप मांग लीजिए, देने लायक होगी तो वो सूचना आपको दे देंगे। अंतिम बात वही जो मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कि आपने सूचना का आवेदन गलत पते पर भेज दिया, गलत पता, तो गलत अधिकारी के पास भेज दिया। मैं गलत पता लिख रहा हूं, आप लिखो गलत अधिकारी, ठीक, बस वो सरकारी अधिकारी होना चाहिए। तो उस सरकारी अधिकारी की 2 जिम्मेदारियां हैं जिसको भेजा आपने। अगर किसी को वैसे परेशान करना हो ना, तो उसके पते पर किसी और डिपार्टमेंट चिट्ठियां भेजते रहिए, उसको रोजगार मिलता रहेगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत उसकी 2 जिम्मेदारियां हो गई। पहली जिम्मेदारी कि उस चिट्ठी को सही पते पर भेजना, उस प्राधिकारी को भेजना जो प्राधिकारी इस सूचना को देने के लिए उपयुक्त है, और ये काम उसे कब करना है, 5 दिन के अंदर करना है। 5 वर्किंग डेज के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि उस चिट्ठी को सही पते पर भेजे, इस निवेदन के साथ कि मेरे पास आई थी रिक्वेस्ट, मैं आपको भेज रहा हूं, आप सही सूचना इस व्यक्ति को भेज दीजिए। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, जिस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट भेजी है उसे उत्तर दे और उसे बताए कि आपने जो पत्र भेजा था वो गलत पते पे आ गया था, हमने सही पते पर यानी कि इस पते पर भेज दिया है, यहां से आपको सूचना मिलेगी निश्चित समय के भीतर, ठीक। अगर किसी अधिकारी से हिसाब बराबर करना हो तो 2 तरीके हैं, एक तो खूब सूचनाएं मांगो उससे, दूसरा किसी की भी सूचना उससे मांगते रहो, उससे आप हिसाब बराबर कर सकते हो। चलिए जी, हाँ, देखो, अगर आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है, दिल्ली को छोड़ के दुनिया में कहीं एफआईआर कर नहीं पाएंगे उसकी, क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ये गलती कर दी 4-5 साल पहले, और तब से ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली में शुरू हो गई है। तो दिल्ली में आप कोई एफआईआर करनी है ऑनलाइन कर दीजिए, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए एफआईआर करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होगी, मान के चलिए, मतलब अड़ जाएंगे, नारे लगा देंगे तो हो जाएगी, सामान्यतः नहीं होगी, क्योंकि पुलिस विभाग पूरी कोशिश करता है कि एफआईआर लॉन्च ना हो, क्योंकि उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मोबाइल फोन की तो भारत में कहीं भी नहीं होगी, मोबाइल फोन की तो, ठीक है। बाकी राज्यों में भी मोबाइल फोन चोरी होने की एफआईआर नहीं होती, वो केवल एक कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, एक स्टैंप लगा देंगे कि हमारे पास कंप्लेंट है, जैसे आई कार्ड गुम हो गया आपका, एक कंप्लेंट पे स्टैंप लगाते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं बाकी जगहों पर, नया सिम लेना है, नया आई कार्ड बनवाना है, उसके लिए वो होता है, लेकिन वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है। पर पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए पुलिस आमतौर पर मोबाइल ढूंढने का काम नहीं करती है अभी तक, इसलिए बचते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाला ठान ले और मोबाइल चुराने वाला बहुत घाघ नहीं है, तो 100 में से 99 मामलों में मोबाइल वापस आ जाता है। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, अगर पुलिस वाला ठान ले, पहली कंडीशन, दूसरा मोबाइल चोरी करने वाला बहुत घाघ नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो चोरी करेगा अगर वो एक्सपर्ट होगा तो मोबाइल को ऑन करेगा ही नहीं, और ऑफ किए किए देश के बाहर निकाल देगा। नेपाल चला गया, नेपाल में ऑन कर लीजिए, कुछ चलेगी नहीं आपकी। अब अगर देश के अंदर कहीं भी फोन ऑन हुआ, किसी भी राज्य की पुलिस के पास इतनी पावर होती है कि वो उसे संपर्क में ले, और पुलिस वाले फिर जाते नहीं है, उसको बुलाते हैं, उसी फोन पे फोन करते हैं, और अगर वो फोन ना उठाए तो उस फोन से जिस नंबर पे फोन हुआ है उस पर फोन कर देते हैं, क्योंकि सीडीआर निकालना पुलिस के लिए मतलब बाएं पैर का काम है। सीडीआर का मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति का, उससे पता लग जाता है कि इस फोन से कहाँ कहाँ फोन हुआ था, कहाँ कहाँ से फोन आया था। अब जहां ज्यादा फोन हुए, जहां से ज्यादा आए, उस पर फोन करते हैं। फिर पुलिस के पास एक भाषा होती है खास किस्म की, उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही बोलते हैं कि देख भाई पुलिस से बोल रहा हूँ, केस बढ़ जाएगा, इस फोन को कल सुबह तक पुलिस स्टेशन में ले आना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बस फोन काट रहा हूँ, इतना ही समझ लो। फिर वो आदमी फोन लेके आ जाता है, फिर वो बोलता है कि मुझे तो किसी ने बेचा है, पता नहीं कौन था, सेकंड हैंड खरीद लिया मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, जाओ वापस जाओ, फोन छोड़ दो, जाओ। कह मेरे पैसे खर्च हो गए, तो कोई बात नहीं, जीवन तो खर्च नहीं हो तुम्हारा, वरना जीवन खर्च हो जाता है तुम्हारा, जिंदगी बच गई, अब जाओ। चलिए, सेक्शन 7, अब आप महत्वपूर्ण सेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। सेक्शन 8 बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भाई बोलो। उसका जवाब आगे आएगा, कहने कि अगर मांगी गई सूचना 5 लाख पेज की है तब क्या होगा। कितने, 5 लाख का ना आपने, 5000 हो, 500 हो, 5 हो, इसका सिंपल तरीका है। एक बार ऐसा हुआ, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना मांगी, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, तो उनका जवाब आया, वो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, जवाब आया कि आपने जो सूचना मांगी है वो कुल मिलाकर इतने पृष्ठों की है, इतने पृष्ठों की सूचना के लिए आपको प्रति पृष्ठ 2 रुपए फोटोकॉपी चार्जेस पे करने होंगे, इतना अमाउंट बनता है, कृपया इतना अमाउंट पे करके उसकी रसीद जमा करें ताकि सूचना भेजी जा सके। लेकिन अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो नहीं लगेगा, उसमें भी ये पॉइंट है, ठीक है, 2 रुपए प्रति पृष्ठ। सेक्शन 7 को बोलते हैं डिस्पोजल
डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, इसका मतलब अगर कोई आवेदन आया है तो उस आवेदन का जवाब, आवेदन का उत्तर, आवेदन का निपटारा। डिस्पोजल का मतलब निपटारा, उसे कैसे निपटाया जाएगा। तो इसमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, कब तक निपटाना है, यानी कि समय सीमा कितनी है, ठीक है। और दूसरा है फी। एक तो फी वो वाली है जिसमें आपने सूचना मांगी 10 रुपए, एक्स्ट्रा फी जो भी आप पूछ रहे थे ना, उसका जवाब सेक्शन 7 में दे रखा है। तो पहली बात यह है कि आपके पास जो अवधि है पीआईओ के पास, वो 30 दिन की अवधि है। और यदि वो मामला जुड़ा हुआ है किसी के जीवन या स्वतंत्रता से, लाइफ या लिबर्टी, अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है, अर्जेंट मामला है, तो पीआईओ को 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना देनी होगी। 48 घंटे में सूचना देनी होगी, नहीं तो 30 दिन का समय होता है। और 30 दिन के अंदर उसे क्या करना है, या तो सूचना दे देनी है या सूचना देने से मना कर देना है। मना करने की चिट्ठी नहीं होती है कि आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती है, बहुत खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। प्रावधान यह है कि यदि वो सूचना देने से मना करता है तो उसे अपने पत्र में 3 बातों की जानकारी देनी होगी। मना कर देना है अगर, पहला, मना करने का कारण क्या है ये बताना होगा, रीजन क्या है। और रीजन आमतौर पर एक ही आता है, तो पहली बात क्या बताना होगा, कारण, रीजन बताने होंगे। कारण के साथ जब भी पीआईओ रिजेक्ट करेगा उसे बताना पड़ेगा कि उसके निर्णय के विरुद्ध अपील किस अधिकारी को की जा सकती है। अपीलेट अधिकारी कौन है, अपीलीय अधिकारी, और उसका पता कि ये अधिकारी हैं, इनका नाम ये है, इनका पदनाम ये है, पता ये है, आप यहां इस निर्णय के विरुद्ध अपील भेज सकते हैं। ठीक, ये फर्स्ट अपील की बात चल रही है। सेकंड अपील होगी कमीशन में, आयोग में, ठीक है, वो आगे जिक्र आएगा उसका। तीसरा ये बताना होता है कि उस अपीलीय अधिकारी के पास किस अवधि तक अपील कर सकते हैं, अपील करने की समय अवधि, अपील करने का अधिकार आपके पास कब तक रहने वाला है वो इसमें बताना होगा। ये एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन आमतौर पर 30 दिन का मामला इसमें भी रहता है, कितने दिन में आपको करना होता है। यहां तक स्पष्ट हो गया एकदम। तो 30 दिन इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो 3 बातें बतानी होंगी जी। हाँ हाँ, तो उसका भी आएगा, जैसे ऐसी 2-3 स्थितियां हो सकती हैं, जिक्र आएगा उसका भी। और जीवन से जुड़ी सूचना हो तो 48 घंटे, 2 दिन का समय। दूसरी बात है फी। अगर तो आपने एक पत्र भेजा और एक पेज में इसका जवाब आने वाला है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि आपने जो मांगी है सूचना, वो सूचना डिटेल्ड सूचना है, जैसे अभी भैया ने कहा ना कि 5 लाख पेज या 5000 पेज की सूचना है, तो यदि इंफॉर्मेशन डिटेल्ड है तो आप उसको मांगेंगे 2 में से किसी एक फॉर्मेट में। एक तो आप कह सकते हैं कि मुझे रिटर्न या प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, इसमें क्या होगा, कागज का खर्चा लगेगा, बहुत सारा स्याही का खर्चा लगेगा, सरकार का भेजने का खर्चा लगेगा। दूसरा हो सकता है कि आप ये कहें कि मुझे आप सॉफ्ट कॉपी में दे दीजिए। 2005 में सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता था फ्लॉपी, समझते, फ्लॉपी डिस्क है ना, और उस समय सीडी आनी शुरू हुई थी पहली बार, तो या तो फ्लॉपी डिस्क होती थी या कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी। तो यदि आप इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट डिस्क में लेंगे या फ्लॉपी डिस्क में लेंगे तो अधिकारी आपसे कहेगा कि या तो भैया एक फ्लॉपी डिस्क भेजो, कॉम्पैक्ट डिस्क भेजो, हम उसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे, या कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें यह सूचना है कि वो इतनी कीमत की है, इतने पैसे जमा करो फिर देंगे। तो जब भी ऐसा होगा कि इंफॉर्मेशन डिटेल्ड है तो पीआईओ की जिम्मेदारी है, पीआईओ उसकी पूरी कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन के साथ एक पत्र भेजेगा उस व्यक्ति को जिसने सूचना मांगी है, यह बताते हुए कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इतने पृष्ठों की है, इसलिए प्रति पृष्ठ 2 रुपए के हिसाब से इतना भुगतान आप करेंगे तो हम सूचना आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। ये 2 रुपए वाली बात एक्ट में नहीं लिखी, रूल्स में लिखी हुई है। स्पष्ट हो गई बात। अगर किसी का जीवन खतरे में हो या किसी की स्वतंत्रता खतरे में हो, उसके बारे में सूचना 48 घंटे के अंदर आनी चाहिए। हेबियस कॉर्पस पता नहीं क्या होता है, वो उससे जुड़े मामले, जैसे मान लीजिए कि पुलिस आपको उठा के ले जाए, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी हो, मान लीजिए आपके दोस्त को ले गई किसी को, ठीक है, जैसे पुलिस आपके घर आई, आपके दोस्त का नाम पूछा, उसे कहा चलो भाई, आपने उससे कहा भी वारंट वगैरह कुछ है, तो उससे कहा वारंट है, दिखा दिया वारंट, तस्दीक कर लिया आपने, वो आपके दोस्त को ले गए। उसके बाद 2 दिन से आता पता नहीं आपके दोस्त का, अपने पुलिस स्टेशन में पूछा, कोई बता ही नहीं रहा। तो आप सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली पुलिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजेंगे कि मेरा मित्र जिसका नाम ये है, उसके नाम पे एक वारंट था और दिल्ली पुलिस ने परसों इस समय उसको घर से अरेस्ट किया था, उसके बारे में सूचना पुलिस स्टेशन नहीं दे रहा है, कृपया सूचना के अधिकार के तहत बताइए कि वो कहाँ है, उसका जीवन सुरक्षित है या नहीं। अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पहुंचा चिट्ठी, इसका जवाब 48 घंटे के अंदर आएगा आपके पास। बेशक यही है कि दिल्ली पुलिस ने उसको उठाया ही नहीं है, आपको गलतफहमी है, पर जवाब 48 घंटे में आएगा। या ये आएगा कि उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है इन जज महोदय के आदेश पर, इस मतलब पुलिस स्टेशन में या इस जेल में इस समय वो यहाँ पर है और इसकी सूचना उसके परिवार को दी जा चुकी है, ऐसा कुछ समझ गए। चलिए उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर ऐसा केस हुआ, कैसा केस, ये वाला एक्स्ट्रा फीस वाला,
तो पीआईओ जब चिट्ठी भेजेगा, पीआईओ के पास से जो चिट्ठी निकलेगी उस व्यक्ति के पास, चिट्ठी किस चीज की, कि ये पेमेंट करनी है आपको, पीआईओ के पास से चिट्ठी निकलने की डेट से फी डिपॉजिट होने के समय तक की जो डेट है, ये जो समय है, इसे 30 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया ना? नहीं आया? अगर पीआईओ चिट्ठी भेजता है कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए इतनी फीस आपको जमा करनी होगी, तो जब पीआईओ चिट्ठी भेजेगा ना, उस डेट से जब तक वो व्यक्ति फीस जमा नहीं कर देगा, उस डेट तक वो जो भी दिन होंगे 2, 4, 6, 8, 10, इन दिनों को इस 30 दिन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी पीआईओ की नहीं है, वो अपनी तरफ से काम कर रहा था, उस व्यक्ति की ही ओर से देर हुई है, इसलिए पीआईओ की जिम्मेदारी इसमें काउंट नहीं होगी। हो गया स्पष्ट? उसमें भी काउंट नहीं होगा 5 दिनों का समय। हाँ, मतलब जहां भी गलती पीआईओ की नहीं है वो सारा उन्होंने रूल्स में लिखा हुआ काउंट नहीं करेंगे। चलिए, अब है सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिसको लेकर झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं, और वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8, सेक्शन 8 में भी 9 में भी कुछ प्रावधान है, 8 में ज्यादा है, 9 में तो एक छोटा सा प्रावधान है, कुछ खास बात नहीं। 8 में जो भाषा है उसका हेडिंग है एग्जम्पशंस, बोलते हैं उसको एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस के लिए हिंदी का सही शब्द शायद उन्मुक्तियां होता है, कुछ और होता है, छूट कह लीजिए, हाँ छूट भी कह सकते हैं, या उन्मुक्तियां कह सकते हैं। उन्मुक्ति तो इम्यूनिटी को बोलेंगे, हाँ, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में ना इम्यूनिटीज भी होती है, तो छूट ही ज्यादा ठीक शब्द है। इसका मतलब कौन कौन से मामलों में पीआईओ को छूट है कि वो सूचना देने से मना कर सकता है, तो सूचना देने से मना करने की छूट, इसका मतलब ये हुआ, तो मना करने की छूट, पीआईओ लिखेगा कि भाई जो सूचना आप मांग रहे हैं वो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन है। छूट बहुत सारी हैं, बहुत सारे आधारों पर हैं, और वो लगभग सारी लॉजिकल हैं, एक आपको डाउट है, बाकी सब लॉजिकल हैं। तो छूट के आधार क्या क्या है? नंबर 1 क, आपको ध्यान है कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता जो आर्टिकल 19(1)A में है, उस पर बहुत सारी 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19(2) में आती हैं। उन 8 में से 2-3 रिस्ट्रिक्शंस यहाँ भी आती हैं, जिसको हम क में मान के चल रहे हैं। तो क में 4 चीजें हैं, एक तो है भारत की संप्रभुता और अखंडता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ऐसी कोई सूचना जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा आ सकता है, वो सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे कोई पूछे कि भारत के परमाणु हथियार कहाँ कहाँ तैनात किए गए हैं, तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरा है रिलेशन विद, हाँ अभी उसका जिक्र भी आने वाला है, तो रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, इसका मतलब कोई ऐसी सूचना जिसका उत्तर देने से किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसी सूचना देने से मना किया जाएगा। ये बात भी लिखी है आर्टिकल 19 में। तीसरा होता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसको हिंदी में कहेंगे अपराध का उद्दीपन। इंसाइटमेंट के लिए शब्द है संविधान में उद्दीपन, अपराध का उद्दीपन, यानी कोई ऐसी सूचना जिसके प्राप्त होने से किसी व्यक्ति में अपराध करने की टेंडेंसी पैदा हो सकती हो, जिससे अपराध करने की इच्छा जागृत हो सकती हो, ऐसी कोई भी सूचना देने से मना किया जा सकता है, क्योंकि उससे अपराध बढ़ सकता है। और इसके अलावा इसी में एक बात और लिख दी है, उसमें 4 बातें लिख दी हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण ये हो सकता है कि कोई सूचना मांगे कि हमारे राज्य में सबसे अमीर 5 लोग कौन हैं और वे क्या करते हैं, और जवाब में जाए नंबर 1 जो है उसके जुए के अड्डे चलते हैं, जो नंबर 2 है वो भांग का कारोबार करता है, नंबर 3 वाला चरस गांजे की फैक्ट्री है उसकी, नंबर 4 वाला जो है उसकी शराब की फैक्ट्री है, नंबर 5 वाला वो कट्टे की फैक्ट्री है, कट्टे बेचता है। और आपके पास आया, आप भी अमीरों की सूची में आना चाह रहे थे, आपको पता लगा कि अच्छा ये सब करना होता है अमीर बनने के लिए, तो इससे क्या खतरा है कि आप एक अच्छा खासा आदमी गलत रास्ते पे जा सकता है। ये मैंने काल्पनिक उदाहरण दिया, आप समझ पा रहे होंगे कि कोई ऐसी सूचना हो सकती है जिसको पढ़ के किसी व्यक्ति के मन में अपराध के रास्ते पर जाने की इच्छा पैदा हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। बहुत सारे अपराध इसलिए भी नहीं होते कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि अपराध कैसे हो सकता है या कौन से अपराध में कितना फायदा है। अगर ये सूचना खुल के उपलब्ध होने लग जाए तो अपराध की इच्छा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे सूचना देने से बचना चाहिए। अगला है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। मैं केवल एक ही शब्द लिखता हूँ, इसमें 5-6 बातें लिखी हुई हैं, आप केवल लिखिए राज्य की सुरक्षा। कोई अगर ऐसा मामला होगा, इसमें स्ट्रेटेजिक है, साइंटिफिक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कई चीजें लिखी हैं, आप केवल लिखिए राज्य की सुरक्षा का मामला होगा तो भी पीआईओ मना कर देगा। ये सारी बात मिला के एक बात हुई है। ये एग्जम्पशन की जो पहली एग्जम्पशन है उसके पॉइंट्स हैं क। इसके बाद आइए ख। ख में जुडिशरी से संबंधित 2 पॉइंट्स हैं, और जुडिशरी के मामले में 2 पॉइंट्स क्या क्या? पहला, कोई ऐसी सूचना जिसको पब्लिश करने से जुडिशरी ने मना कर रखा है। अगर न्यायालय ने कोई सूचना देने से मना किया हुआ है तो वो सूचना पीआईओ नहीं देगा, वरना पीआईओ बेचारा जेल जाएगा। जैसे एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में रेप पीड़िता का नाम कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया हाउस पब्लिश नहीं करेगा, ना लिखित में, ना मौखिक में, ना ऑडियो विजुअल फॉर्म में, किसी में नहीं। इस वजह से
आप देखेंगे कि आज तक हम लोगों को शायद नहीं पता कि निर्भया का नाम क्या था। हालांकि पता लोगों को है, आजकल तो पता लगी गया है। आप में से कितने लोग जानते हैं उसका नाम क्या था? बोलना नहीं है, केवल करीब 10 से 15 लोग जानते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और आपने पीआईओ से पूछा कि पीआईओ साहब ये जो हुआ था उनका नाम बताओ, सरनेम बताओ, एड्रेस बताओ, और उसने खुशफहमी बता दिया आपको, फिर सुप्रीम कोर्ट किसको पकड़ेगा? पीआईओ बोला बहुत पियो तुम, है ना, तुम्हारा नाम ही पियो है। और दूसरा, कोई ऐसी सूचना जिससे न्यायालय की अवमानना होने का खतरा हो। अवमानना के लिए क्या शब्द है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना होती हो। अदालत की अवमानना क्या होती है, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं, बहुत सारे केसेस अलग अलग हैं, उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर रखी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अगर कभी आपको न्यायपालिका की बुराई करनी है तो माननीय कह के बुराई कीजिएगा तो चल जाता है। अगर बिना माननीय कहे किया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर कंटेम्प्ट का मामला बन सकता है। आप बोलना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एकदम गलत है, तो कोई समस्या नहीं। और दूसरी बात यह कि निर्णय पे उंगली उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्णय करने वाले पे उठा दी तो मानना है ना। आप ये कह सकते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से सहमत नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया, अगर इस तर्क पर ध्यान दिया होता तो फैसला बेहतर होता, कोई समस्या नहीं। अगर आपने कहा जो जज है ना, मैं जानता हूं पहले से इसको, ये कैसा था आपको नहीं पता है, जब आप इस भाषा में उतर जाएंगे तो फिर ये मामला क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हो जाएगा, न्यायालय की अवमानना का हो जाएगा। तो गुजरात में एक बार पता क्या हुआ, सारे बड़े घटनाएं गुजरात में ही होती है। गुजरात में जब शराबबंदी शुरू हुई थी, कुछ पुलिस वाले थे, उनको आदत थी शराब पीने की। एक डिस्ट्रिक्ट जज था जो शराब वाले मामले में काफी कठोर एक्शन ले रहा था, तो कुछ पुलिस वालों के खिलाफ उसने एक्शन लिया। पुलिस वाले भड़क गए बुरी तरह से, तो उन्होंने क्या किया, रात को उसी घर में घुस गए, जज के घर में घुस गए और पी के गए थे। जब एक्शन हो ही गया तो फिर क्यों नहीं पिएगा आदमी, फिर आराम से पी के गए, बाहर चिल्लाने लगे, ओ जज बाहर ऐसे करने लगे। तो अंत में जज साहब से आमना सामना हुआ, जज ने डांटा, उनको क्या कर रहे हो, बोले आज डांट सुनने नहीं आए हैं। जज को पकड़ लिया, कस के उठा के ले गए साथ में, और फिर क्या किया, दो लोगों ने जज का मुंह पकड़ा, एक ने शराब की बोतल खोली, जज के मुंह में ठूंस दी बोतल, और पीते हुए फोटो खींच ली बहुत सारी। वो फोटो भेज दी मीडिया हाउसेस को, अखबारों को, और अखबारों ने सुबह वो फोटो छाप दी कि जज साहब खुद शराब पीते हैं और इतने इतने कड़े फैसले करते हैं इसके खिलाफ। ये केस हुआ था। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे लागू होता है, लोअर कोर्ट्स के मामले में हमारे संविधान में लिखा नहीं है कि उनकी कंटेम्प्ट भी हो सकती है, लिखा नहीं है। मतलब इसका एक तर्क है कि इज्जत जिसकी होगी उसी की बेइज्जती होगी, लेकिन वो तर्क नहीं है, लिखना भूल गए हैं शायद। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस मामले का सुओ मोटू कोग्निजेंस लिया, ये क्या होता है, स्वतः संज्ञान लिया और मामले को उठाया, जांच करवाई, उन पुलिस वालों की ऐसी की तैसी की अच्छे से, और फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट। चश्मा लगाया था उसने, बोला किसी भी अदालत की कंटेम्प्ट को सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की कंटेम्प्ट मान सकता है, और ये संविधान में लिखा है, जो दिखेगा नहीं लेकिन लिखा है, उसकी भावना समझो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ बोलो भाई, बोलो। हाँ हाँ, नहीं ऐसी डिमांड आप नहीं कर सकते, मतलब इस पे झगड़ा हो जाएगा ठीक ठाक। ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में शराबबंदी लागू है, क्या हम एक चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि जितने अधिकारी हैं उनका ब्लड टेस्ट करवा के देखा जाए कि शराब पीते कि नहीं पीते हैं? मतलब बहुत आसान नहीं होगा, पर्सनल तो है, लेकिन इसका लोकहित से संबंध तो है कि सरकारी अधिकारी सरकार के कानून कितना मान रहे हैं, लोकहित तो है इसमें। लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल से कोई पीआईओ ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि चांसेस हैं कि वो भी उनमें शामिल हो, रिस्क है ना। कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, चश्मा पहन ले उस दिन। ग है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के विशेषाधिकार। ऐसी कोई सूचना जिससे सांसदों या संसद या विधानसभा या विधान परिषद या विधायकों के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता हो, तो किसी भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच ना हो जाए, ये पीआईओ को ध्यान रखना है। स्पष्ट होगी बात। घ, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो विदेशी राज्य देते हैं बहुत भरोसे में कि बताना मत किसी को, ठीक। विदेशी राज्य से मिली गुप्त सूचना, मतलब विश्वास पर मिलने वाली सूचना। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए भारत को पता लगे पाकिस्तान में कुछ बड़ा हमला होने वाला है। अब भारत को यह भी पता है कि अगर रॉ ने ये इंफॉर्मेशन आईएसआई को दी तो आईएसआई हो सकता है कि खुद ही हमला करवा रही हो। तो अंत में विचार हुआ हो और फिर मोदी जी कहें तुम छोड़ो यार, फोन लगाओ इमरान को जरा, और इमरान को फोन लगाया, मोदी जी ने कहा अकेले हो? उसने कहा आसपास कोई है तो नहीं? सुनो ध्यान से, तुम्हारे घर पे हमला होने वाला है कल शाम 4 बजे, और तुम इसके बाद जिससे बोलोगे ना कि ऐसी सूचना आई है, वही करवाने वाला है। तुम्हारी जो खुफिया संगठन है वही आईएसआई। ये 3 लोग हैं जिनका नाम है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि सारी बातें अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है। बच सकते हो तो बच लो, इससे ज्यादा हेल्प हम कर नहीं पाएंगे। उसके लिए चीन चाचा से बात करो, ठीक। अब ये सूचना
जिस विश्वास से दी जाती है, ऐसी सूचनाएं आती हैं विदेशी राज्यों से, खूब आती है सूचनाएं ऐसी, प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे आती है। अच्छा, एक वेब सीरीज अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको इस सूचना का आइडिया होगा। उस वेब सीरीज का नाम क्या है? फैमिली मैन। देखिए आप लोगों ने, फैमिली मैन में एक सूचना है कि एक जो अधिकारी है उसका एक अमेरिकन दोस्त जो FBI का अधिकारी है, उनके लेवल पर कैसे सूचना विश्वास में आदान प्रदान हुआ और अफगानिस्तान में जाके कैसे इस आदमी ने ऑपरेशन कर दिया। ये होता है इस इंडस्ट्री को, खास बात नहीं है। लेकिन जब कोई सूचना इस विश्वास में दी गई हो, गुप्त सूचना, और इतने में PIO किसी को भेज दे कि ये सूचना प्राप्त हुई है, विश्वास में लीजिए, आप दे लीजिए, तो ऐसी सूचना देने से बचना है। और ये केवल PIO को ऐसा करना है, आप लोग भी ध्यान रखें इस बात का। भाई किसी ने बहुत विश्वास में आपको कुछ बताया और आप विभाग में PIO बन गए, किसी ने पूछा, आपने पोस्टर छाप दिए उसके पूरे के पूरे, फिर आप भरोसे के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऐसा मत करना कभी। चलिए, इसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। कोई ट्रेड सीक्रेट हो या उससे जुड़ी कोई बात हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसमें आती है, बौद्धिक संपदा। तो ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी के पास है, जिसको देने से किसी व्यक्ति या संस्था की, थर्ड पार्टी की बाजार की स्थिति कमजोर हो सकती है, मार्केट पोजीशन या कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमजोर हो सकती है, वो सूचना हम नहीं देंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है इसका। बाजार स्थिति कमजोर हो सकती है, वो सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे आपने सुना है कि एक कॉपीराइट लॉ होता है ना, ऐसी IPR है। और IPR आपको पता है कि आजकल प्रोसेस पे होता है, प्रोडक्ट पे तो होता नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक प्रोसेस ईजाद किया, उसके लिए IPR ले लिया, उस चीज का प्रोडक्शन शुरू होने वाले 6 महीने बाद, अभी नहीं हो रहा है, रिसर्च पूरी हो गई है और रिसर्च के बेस पे उसने IPR का दावा किया। और क्योंकि IPR तभी मिलेगा जब आप बताएंगे कि आपके प्रोसेस में क्या नया है, क्या यूनिक है। तो प्रोसेस डिटेल में बताया कि हमारा ये प्रोसेस है और क्योंकि बाकी सबसे अलग प्रोसेस है इसलिए हमें एक IPR मिलना चाहिए। उनको IPR अलॉट हो गया। दूसरी कंपनी जो रिसर्च कर रही थी पर पहुंच नहीं पाई थी वहां तक, उसने क्या किया, टू जन सूचना अधिकारी, IPR विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, और कहा कि इस कंपनी ने जो IPR का प्रोसेस आपको बताया है, हम जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, 10 रुपए की फीस लगा रहे हैं, बाकी फोटोकॉपी का बताइए कितना देना है, तो वो हमको बताइए। अब ये सूचना अगर दे दी उसको, तो इससे क्या होगा कि जिस कंपनी ने आवेदन किया था IPR के लिए, उसकी मार्केट पोजीशन कमजोर हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई ट्रेड सीक्रेट हो या इस तरह की कोई और सूचना हो तो वो बताने से इस ग्राउंड पर मना कर देंगे। इसके बाद है च या F है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के जीवन या पर्सनल लिबर्टी, अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न करती हो तो ऐसी सूचना देने से बचेंगे, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। जैसे तस्लीमा नसरीन जिन दिनों बहुत खतरे में थी, जानते हैं उनका नाम? तस्लीमा नसरीन का, वो बांग्लादेश की लेखिका थी, उन्होंने बांग्लादेश के दंगों पे लिखा खूब, फिर वो बांग्लादेश से निष्कासित हो गई, मतलब भागना पड़ा, भारत में रहती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं। अब कई लोगों ने उनका पता ढूंढने की बहुत कोशिश की कि वह मिल जाए तो जन्नत में इनको पहुंचाते हैं। उस समय यदि सूचना के अधिकार में पूछता भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कि आपकी अनुमति से तस्लीमा नसरीन भारत में रह रही है, कृपया उनका पता मुहैया करवाइए, हम बहुत दिनों से खोज रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है हमें, तो ये सूचना देनी चाहिए PIO को या छिपा लेनी चाहिए? छिपा लेनी चाहिए ना, किसी का ही पता क्यों बताएंगे। लेकिन वैसे भी जिसके जीवन में खतरा आ सकता है उसमें तो और नहीं बताना है। अब बची 2 बातें। प्रत्यर्पण की संधि, बाप रे बाप, तस्लीमा नसरीन का प्रत्यर्पण, एक आम आदमी ने चिट्ठी भेजी, उसका पता बताओ, आप प्रत्यर्पण कर देंगे उसका कि आओ बनवारी लाल प्रत्यर्पण कर देते हैं। प्रत्यर्पण किसी देश को होता है, किसी रामलाल को नहीं होता है। प्रत्यर्पण संधि प्रत्यर्पण करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें इंटरनेशनल लॉज काम करते हैं, कानून काम करते हैं, उसमें ये थोड़ा कि हत्या हो जाएगी उस व्यक्ति की। चलो, ये PIO के विवेक पर निर्भर करता है कि वो खतरे को पहचान ले तो मना कर दे, ना पहचाने तो दे दे सूचना, उसकी चॉइस है। अगला क्या है, सूचना देने से वहां मना किया जाएगा जिस सूचना को देने से किसी अपराधी पर जो केस चल रहा है, जो उसे कन्विक्ट करने का प्रोसेस है, प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन के लिए क्या है, सही शब्द क्या है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, किसी अपराधी पर कानूनी कार्रवाई करने में बाधा आती हो, ऐसी कोई भी सूचना जिससे किसी अपराधी पर कानूनी कार्यवाही करने में बाधा आ सकती हो, वो भी नहीं दी जाएगी। जैसे कोई पूछे कि भाई जो 5 आतंकवादी पकड़े गए थे उनको 3 दिन बाद कोर्ट में ले जाना है, कौन से रास्ते से लेके जाओगे, और इस पॉइंट पे ठीक कितने बजे पहुंचोगे, बम फिट करना है, तो उसको नहीं बताएंगे ना। ठीक है, अंत में है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बारे में कि किसी व्यक्ति के बारे में, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे तो बताओ। जब सर्वे होता है, इसको बोलते हैं सर्वे, एक होता है सर्च। सर्वे का मतलब है किसी व्यक्ति के केवल ऑफिशियल एड्रेस पे जाके आप इंक्वायरी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर वहां कुछ धन है तो वो कंट्रोल में, और उस समय ऐसे नहीं हुआ कि कोई टैक्स वाला गया और सारा इकट्ठा करके ले आया। कम से कम 10 लोगों की टीम होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे परमिशन लिखी होती है कि इनको भेजा जा रहा है, सब कुछ वहां जो कुछ भी होता है वो सब रिकॉर्ड होता है। अगर वहां कोई पैसा मिलेगा भी तो उस पैसे के नोट के नंबर सहित उसकी एंट्री होती है। जिस व्यक्ति का पैसा है उसके साइन करवाए जाते हैं कि इतने नोट हमने इकट्ठे किए हैं, सीज किए हैं, वो भारत सरकार के अकाउंट में जमा होते हैं।
और अगर वो कैश का मामला नहीं है तो जो उसकी अकाउंट बुक्स हैं, रसीद बुक्स हैं, वो सारी सीज होंगी। उन सब पे आपने सुना है कि वो 1,00,000 नाम की चीज होती है, जैसे सील करते हैं, वो सब बंद होता है, फिर उसको सील करते हैं, उस पर स्टैंप लगती है, वो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं सरकार के पास, उसके बेस पे केस आगे बढ़ता है, केस चलता है। ऐसा थोड़ा ना कि इनकम टैक्स वाले जाए पैसे लेके भाग्य वहां से। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे यदि मैं एक सूचना मांगू कि राहुल गांधी की सुरक्षा पर भारत सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है, मैं मांग सकता हूं, और ये मांगने में कोई दिक्कत भी नहीं। और मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने पिछले 1 साल में कितनी यात्राएं की, जिन यात्राओं में भारत सरकार ने सिक्योरिटी का खर्चा उनके साथ किया है। अब इससे क्या हुआ, राहुल गांधी ने जितनी यात्राएं की सब सूचना मुझे मिल गई, सरकार रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तो यात्राओं के बारे में दरअसल नहीं पूछा, मैंने पूछा कि भारत सरकार ने क्या क्या खर्चा किया, किस किस यात्रा पर किया, वो बताइए, बताना पड़ सकता है। अब उसके बाद मैं कहूं कि ये बताओ कि राहुल गांधी शाम के समय किन दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, उनका नाम और एड्रेस बताओ, ये बताना ठीक है, गलत बात है? गलत बात है। हमें क्यों जानना चाहिए भाई पर्सनल लाइफ किसी की, क्या पर्सनल लाइफ है, हमें क्या मतलब है इस बात से? बेशक आप ये कहें कि जिस समय वो पार्टी करने जाते हैं उस समय सरकार के कुछ लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए बताइए मुझे सुरक्षा जाननी है, तब भी पीआईओ को समझना पड़ेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन पर्सनल है और कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये अंतर करना पड़ता है। तो जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो क्या ध्यान रखना है, दी जा सकती है, पहली शर्त है कि वह पब्लिक एक्टिविटी के बारे में हो या उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित सध रहा हो। अगर किसी निजी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना है जो पब्लिक एक्टिविटी के बारे में है या उस सूचना को देने से कोई लोकहित सध सकता है, इन 2 केस में सूचना दी जा सकती है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि उसकी प्राइवेसी पर अनावश्यक दबाव नहीं आना चाहिए, अनावश्यक बाधा नहीं आनी चाहिए। किसी व्यक्ति की निजता का हनन बहुत गंभीर कारण नहीं करना चाहिए, सामान्य रूप से उसकी निजता का ध्यान रखा जाएगा, ये इसमें कंडीशन है। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मिल सकती है, 3 कंडीशन हैं, या तो पब्लिक एक्टिविटी हो या पब्लिक इंटरेस्ट हो और तीसरा प्राइवेसी पर अनुचित कंट्रोल किसी व्यक्ति पर ना हो। साथ में एक बात लिखिए, बड़े क्लियर लिखिए कि किसी व्यक्ति के बारे में जो सूचना संसद या विधानमंडल को मिल सकती है वो सूचना के अधिकार के तहत किसी नागरिक को भी देनी होगी। सिंपल सी बात है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो सूचना लोकसभा मंगवा सकती है भारत सरकार से, वो सूचना कोई नागरिक भी मंगवा सकता है। देखो, लोकसभा से ऊपर है पुलिस। पुलिस हमारे बारे में कोई भी सूचना पता कर सकती है, पुलिस के लिए बहुत आसान काम होता है। पर इतना आसान है, पुलिस का छोटा सा अधिकारी, एसएचओ रैंक का अधिकारी, अगर किसी मोबाइल कंपनी को फोन करके बोले कि भाई इस मोबाइल नंबर का मुझे चाहिए, क्या चाहिए, सीडीआर चाहिए, तो सीडीआर मिल जाता है। ये प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस ही होती है, कानूनी प्रावधान पता नहीं क्या है इस मामले में। और सीडीआर का मतलब समझ रहे हैं, आपने कब कब किस किस नंबर पे फोन किया, कितने सेकंड बाद की, कब कब किसी व्यक्ति ने आपको फोन किया, कितने सेकंड बाद की, किस नंबर से एसएमएस आया, किस नंबर पे एसएमएस गया, कब आया। इसके अलावा क्योंकि फोन जो सेल फोन है ना, वो तो हमेशा सेलुलर नेटवर्क पे काम करता है, ये सूचना भी मिल जाती है कि ये फोन किस समय किस क्षेत्र में था। लगभग 10-20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये पुलिस का छोटा सा अफसर किसी के बारे में भी सूचना हासिल कर सकता है, इसमें उसको ढेले भर की दिक्कत नहीं है, इतना आसान है। और अगर पुलिस ये मान ले कि आप या हम या कि कोई भी व्यक्ति किसी खास केस में शामिल हो सकता है, शक है पुलिस को, तो एडीजी रैंक का अधिकारी, एडीजी मतलब नेक्स्ट टू, मतलब आईजी से ऊपर, डीजी से नीचे, जो 22 साल से आईपीएस होता है उसको बोलते हैं एडीजी। एडीजी रैंक का अधिकारी ये आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति का फोन टेप किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। ये नियम है एडीजी का। व्यावहारिक तौर पर हो सकता है कि कुछ और भी चल जाता हो। इसका मतलब है कि सरकार हम में से किसी का फोन सुन सकती है। अब सोचो आप किसी को फोन पे रिझाने में लगे, कोई और सुन रहा है उसको। अब सोचिए यार, क्या बचा, आपने रिझाने के लिए सारे शेयर सुना दिए, वो सारे शेयर सरकार सुन रही है। और सरकार का शेयर नोट कर रहा है कि ये काम की बात तो मेरी, इसकी बातचीत में बाकी सब तो बेकार की बात कर रहा है। शेयर अच्छा सुनाता है लेकिन कुछ भी कहो, और उसने वही शेयर कहीं और यूज किया, वो सफल हो गया। चलिए, ये बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को प्राइवेट मामले में क्या हो सकता है। बोलो बोलो, उठ के बोलो ना। पहले 2 में बताया क्या दे सकता है, तीसरे में बताया क्या नहीं दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 8 का मूल मतलब है कि क्या क्या नहीं देना है, लेकिन इस पॉइंट में बताया है कि केवल तभी देंगे जब इनमें से कोई चीज हो। कोई दिक्कत नहीं है। कई बार एग्जम्पशन करते हुए ना बताते हैं कि इसकी एग्जम्पशन क्या हो सकती है। एग्जम्पशन की एग्जम्पशन है ये। अंतिम एग्जम्पन इस मामले में है कैबिनेट पेपर्स। कैबिनेट पेपर्स इसका मतलब अगर देश की सरकार की मंत्रिमंडल की कोई बैठक हुई, उस बैठक में कुछ कागज का इस्तेमाल हुआ, डिस्कशंस हुई, नोटिंग हुई, आपस में आदान प्रदान हुआ पत्रों का, उन सबको बोलते हैं कैबिनेट पेपर्स। और कैबिनेट पेपर्स के मामले में लिखा हुआ है कि कैबिनेट पेपर्स सरकार से नहीं मांगे जा सकते हैं, लेकिन साथ में एक बात लिखी है, अगर कोई निर्णय हो गया है डिसीजन होने के बाद, अगर निर्णय नहीं हुआ तो उस निर्णय के बारे में कुछ नहीं मांग सकते। अगर कोई निर्णय फाइनल हो गया, ठीक है, और उस निर्णय को पब्लिक कर दिया गया है डिसीजन होने के बाद, प्लस उसे
पब्लिक करने के बाद, यानी उसे पब्लिक डोमेन में लाने के बाद। तो ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है, उसके बाद कैबिनेट पेपर्स के मामले में तीन चीजें ओपन कर दी जाएंगी, पीआईओ किसी को दे सकेगा। पहली चीज क्या है, डिसीजन क्या है ये बताया जा सकेगा। दूसरा, डिसीजन लेने के आधार क्या थे, ग्राउंड्स क्या थे, ये भी पीआईओ सूचना दे सकता है किसी भी व्यक्ति को जो पूछेगा। और तीसरी बात, जब निर्णय लिया गया था उस निर्णय को लेने का मटेरियल क्या था। मटेरियल का मतलब सामग्री क्या थी। तो तीन चीजें, पहला निर्णय क्या था, दूसरा निर्णय के पीछे तर्क या कारण क्या थे, और तीसरा उन कारणों को जस्टिफाई करने वाले आधार क्या थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या थे, मटेरियल क्या था, सामग्री क्या थी। इन तीन चीजों को ओपन किया जा सकेगा। स्पष्ट हुआ पूरा। आपको पता है कि एक बार खूब डिबेट हुई थी कि कैबिनेट की नोटिंग सूचना है या नहीं, या सरकारी फाइलों की नोटिंग सूचना का हिस्सा है या नहीं। तो एक्ट में तो लिखा नहीं है, अंत में ये मानना पड़ा था कि नोटिंग सेक्शन भी सूचना का हिस्सा है। और नोटिंग सेक्शन का मतलब होता है जहां अधिकारी अपने मन की बात लिखते हैं, अपनी राय लिखते हैं। उसके बाद से ये हुआ कि सरकार के लोग अपने मन की बात लिखने से बचने लग गए कि ये पब्लिक हो जाएगा कल को, फिर सवाल उठेंगे। उस डिबेट का जिक्र करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए फाइनली। चलिए, सेक्शन 8 में जब सब बातें खत्म हो रही थी तो उस समय दो क्लॉजेस उन्होंने अलग से डाल रखे हैं। वो क्या है, देखिए, ये एग्जम्पशंस तो हो गई पूरी। इन एग्जम्पशंस के अलावा दो चीजें और लिखी हुई हैं। एक लिखिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में दो जगह प्रावधान है, एक सेक्शन 8 में, एक शायद सेक्शन 22 में आगे आएगा, उससे जिक्र आएगा। आगे के सेक्शन बहुत छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा सेक्शन ये वाला 8वां है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक्ट सरकारी अधिकारियों को रोकता है जानकारियों को साझा करने से किसी के भी साथ, जबकि सूचना का अधिकार अधिकारियों को बाध्य करता है कि वो सूचनाएं प्रदान करें। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, पीआईओ परेशान थे कि हम क्या करें, तो फंस गए। तो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो होगा वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करेगा। और इस समय कोई सूचना देने से इस बेस पर मना नहीं कर सकते कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मना करता है, उसका महत्व इस मामले में नहीं होगा। ये बात और स्पष्ट भाषा में सेक्शन 22 के आसपास लिखी हुई, शायद 22 में है, वहां तक पहुंचेंगे तब देखेंगे। स्पष्ट हुआ। एक अंतिम क्लॉज इसमें है, 20 इयर्स क्लॉज। हाँ बोलो। तो देखो, सिंपल सा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई सूचना देने से इसलिए पीआईओ मना नहीं करेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उसे सरकारी सूचना देने से मना करता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के प्रतिबंध आरटीआई के तहत पीआईओ को रोकेंगे नहीं, पीआईओ सूचना दे सकेगा। इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं कि आरटीआई ओवरराइड करेगा किसको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को। ओवरराइड करने का मतलब इसकी तुलना में ज्यादा प्राथमिक होगा, इस पर हावी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 20 इयर्स क्लॉज जो है, इसका मतलब ये हुआ एक समय अवधि तय कर देते हैं कितनी अवधि के बाद किसी भी सूचना को पब्लिक डोमेन में ले आना चाहिए। सूचना का अधिकार कहता है कि जितनी भी एग्जम्पशंस हैं जो भी आपने नोट किए ना, उन एग्जम्पशंस में से केवल 3 को छोड़कर, ठीक, 3 को छोड़कर, कौन सी 3 अभी डिस्कस करते हैं, शेष सभी। नियम यह है कि उस घटना को घटने के 20 साल होने के बाद वो सूचना पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो कोई भी सूचना जैसे सेक्शन 8 में एग्जम्प्ट किया गया है, उनमें से 3 अपवादों को छोड़कर बाकी कोई भी सूचना उस सूचना के पैदा होने की तिथि से 20 साल के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, यानी कि आरटीआई के तहत वो सूचना दी जा सकेगी। ठीक है, वो 3 अपवाद कौन कौन से? एक अपवाद है पहले वाला जो ए में लिखा था, आपने ध्यान है, ए में 3-4 लिखे थे, ऐसे ऐसे बनाया था, याद आ गया? ए में क्या क्या था? एक तो था अपराध का उद्दीपन था, याद है? और क्या था? देश की संप्रभुता और अखंडता था, हाँ ये भी था। और कौन सा था? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट था, वो सारी चीजें। विदेशी राज्यों से संबंध था, है ना? तो ए में जो 4 चीजें थी, एक तो वो चारों चीजें। दूसरा जो सी था, सी में था पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, कि पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं उनके मामले में कुछ होगा तो हम 20 साल के बाद भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा क्लॉज है आई का मतलब है कैबिनेट पेपर्स। कैबिनेट पेपर्स 20 साल होते ही पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाएंगे जब तक केंद्र सरकार खुद ऐसा फैसला उनके बारे में न कर ले। सेक्शन 8 पर अलग से प्रश्न कभी आ सकता है, मेरे ख्याल से अब सेक्शन 8 पर आप निबंध लिखने की स्थिति में आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ भाई। कैबिनेट शब्द कैबिनेट के लिए है, आएगा समय के साथ आएगा, ठीक है, वो भी आएगा। सेक्शन 8 में इतना हुआ। क्या पूछ रहे थे भाई? हाँ, कैबिनेट पेपर्स ही बोलेंगे उसको, कैबिनेट मीटिंग्स के मिनट जो है कैबिनेट पेपर्स का हिस्सा है। सेक्शन 9 में एक छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है बस, शुरू बाद में होगी खत्म पहले हो जाएगी। कोई ऐसी सूचना जिससे किसी कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता हो, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। बस इतना ही है।
सूचना के अधिकार के तहत कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी जिससे किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो। आपने शब्द सुना कॉपी लेफ्ट? जैसे कॉपीराइट में कॉपी के बाद क्या लिखा है? राइट। राइट होता है दायां, तो बायां क्या होता है? कॉपी लेफ्ट। ये कंसेप्ट है, यूपीएससी में जीएस में प्रश्न आ चुका है इस पर 10 साल पहले। कॉपी लेफ्ट क्या होता है? कॉपी लेफ्ट का मतलब है आपने लाइनक्स का अगर सॉफ्टवेयर यूज किया हो, उससे वो कंसेप्ट पॉपुलर हो गया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, वो कॉपीराइट वाला मामला है। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने क्लेम किया है कि मेरे सॉफ्टवेयर की कॉपी करने का राइट केवल मेरे पास है, मैं कॉपी करूंगा, जिसको बेचना वो बेचूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, इसे कोई भी जैसे चाहे यूज कर सकता है। और जब कोई कहे कि हमारे कंटेंट को कोई भी यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं, आप पुस्तक पढ़ेंगे, पहले पेज पे लिखा होगा इस पुस्तक का लेखक मैं हूं और इसका कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, मैंने समाज से सारा सीखा, समाज को दे रहा हूं। आप में से जो इस पुस्तक को यूज करना चाहे, छपवाए, फोटोकॉपी करवाए, मेरी ओर से सहर्ष अनुमति है। हो सके तो मेरा नाम रहने दीजिएगा, वो भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ऐसा भी लिखते हैं। जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया कॉपी लेफ्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि बाकी वेबसाइट्स आमतौर पर कॉपीराइट पे काम करती है। तो सेक्शन 9 में हो गया कॉपीराइट। सेक्शन 10 में एक शब्द लिखा है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी एक डॉक्ट्रिन है बहुत प्रसिद्ध, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, है ना। तो सेवरेबिलिटी के लिए हिंदी में शब्द होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। मैं जानबूझ के 2 मिस्टेक्स कर रहा हूं लिखने में, मैं देखना चाह रहा हूं कि आप बता पाते हैं या नहीं। 2 है मिस्टेक्स, ध्यान से बताना। एक तो है, आपका बहुत मन कर रहा है बताने का ना? नहीं? हाँ, किसमें? अब ठीक है। अच्छा, इस वाले में यही मैं खोजता हूं कि कोई तो मेरे सुझाव देने वाला। ठीक लिखा होगा, ठीक लिखा होगा एकदम। पृथक्करणीयता है, पृथक्करणीयता है ना, तो एक का आधा एक का पूरा, तब तो बनेगा पृथक्करणीयता। ये सिद्धांत क्या है? देखो, मूल अधिकार के मामले में आता है। सिद्धांत ये है कि मान लीजिए ये एक है, मान लीजिए एक कानून बना, ये कानून है, ये गोला है, ये कानून नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और ये एक मूल अधिकार है, ये तो बक्सा है ना, हो गया। चलो अब डब्बे को समझो कि मूल अधिकार है और गोले को समझो कानून है। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उस मात्रा तक अवैध हो जाएगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 13 में लिखा है, अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। और वो कानून संविधान के बाद का है तो भी, संविधान के पहले का तो भी, दोनों की क्लॉज अलग अलग है, लेकिन दोनों बातें लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 3 शब्दों पर विशेष गौर किया, टू द एक्सटेंट, उस मात्रा तक। इन 3 शब्दों को पका पका के जो निष्कर्ष निकला उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। और इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये है मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा था इनमें से? ये वाला था ना। हाँ, तो मान लो कि ये मूल अधिकार है और ये बन गया कानून, और कानून ऐसा बना जिसमें पूरा मूल अधिकार निकल लिया। तो सरकार वाला सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कहेगा कानून को खत्म करो, ये कानून खराब है, मूल अधिकार को बचाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ये कानून बनाया बड़ा अच्छा सा, किंतु उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पूरे कानून को खारिज नहीं करेंगे। अगर कानून का वो हिस्सा जो गलत है उस हिस्से से अलग किया जा सकता है जो सही है, अगर कानून के सही और गलत हिस्सों को अलग करके सही हिस्से को काम चलाने के लायक माना जा सकता है, तो हम सही हिस्से को बना रहने देंगे और गलत हिस्से को खारिज कर देंगे। पर यदि गलत हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है कि उसको खारिज करने के बाद सही हिस्से का मतलब रहेगा ही नहीं, तो पूरे कानून को ही खारिज कर देंगे। इस सिद्धांत को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? तुमने याद कर लिया एक बार और, है ना। चलो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लो संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पास कर दिया, या कोई रूल बना दिया, या कोई रेगुलेशन बना दिया, वो भी लॉ है ना, आर्टिकल 13 की भाषा में वो भी लॉ है, और वह कानून या रूल या रेगुलेशन किसी मूल अधिकार का वायलेशन करता है। तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके क्या करता है कि वह कानून जिस मात्रा तक मूल अधिकार का उल्लंघन करता है उस मात्रा तक उसे नल एंड वॉइड कर देता है, शून्य कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये कि पूरा कानून ही खराब हो तो उसे खारिज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? यदि किसी कानून के सही हिस्से और गलत हिस्से को अलग किया जा सकता है, पृथक्करणीयता संभव है, तो दोनों को अलग कर देंगे और जो गलत हिस्सा है उसे ही खारिज करेंगे, बाकी कानून चलता रहेगा। शर्त है कि दोनों अलग हों और सही हिस्सा गलत हिस्से के बिना काम करने के लायक हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो पूरा खारिज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पृथक्करणीयता। और जब से डॉक्ट्रिन आ गई है तब से लगभग हर एक्ट में, यहां तक कि लीगल एग्रीमेंट्स में भी एक क्लॉज डाली जाती है, उसको बोलते हैं सेवरेबिलिटी। और इसका मतलब यहां पर क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति ने सूचना लेने के लिए आवेदन भेजा और जो सूचना मांगी उस सूचना का एक हिस्सा ऐसा है जो सेक्शन 8 के तहत एग्जम्प्टेड है और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो सेक्शन 8 में एग्जम्प्टेड नहीं है। ठीक है,
तो एक हिस्सा एग्जम्प्टेड है, जबकि दूसरा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में सूचना दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में पीआईओ क्या करेगा? तो पीआईओ भी सेवरेबिलिटी का यूज करेगा और वो देखेगा कि क्या एग्जम्प्टेड सूचना को छोड़कर बाकी सूचना दी जा सकती है, और यदि दी जा सकती है तो वो ये सूचना देगा। लेकिन जब भी वैसी सूचना देगा तो उसे साथ में एक पत्र लिखकर कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, कुछ जानकारियां देनी पड़ेंगी। पहली जानकारी देनी पड़ेगी कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, यानी पूरी सूचना क्यों नहीं दी गई, आधी सूचना क्यों दी गई, बताना पड़ेगा। दूसरा बताना पड़ेगा कि वह व्यक्ति अगर चाहे तो इस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। और तीसरा, अगर वो अपील करना चाहे तो अपील कहां और किसे कर सकता है, ये सूचना उसे देनी होगी। तो जब भी वो सेवरेबिलिटी का यूज करेगा उस केस में उसको बताना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजें। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, सेक्शन 11 जो है वो बहुत ही गौण है, थर्ड पार्टी के बारे में है, तो उसे हम, ओहो अब तो मिट गया, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। नंबर 1 पे लिखा था निर्णय क्यों लिया गया, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। दूसरा, अपील कर सकता है, ये बताना है। तीसरा, अपील कहाँ और किसे करनी है, कौन व्यक्ति है, ये बताना है। सेक्शन 11 गौण है, उसे छोड़ दीजिए। अब सीधे आइए सेक्शन 12 पर, और यहां से इस एक्ट का अगला भाग भी शुरू हो गया, जिसको भाग 3 कहते हैं, चैप्टर 3 कहते हैं। तो अब शुरू हो गया चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में बताया गया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, इसके बारे में सारी जानकारियां CIC। तो CIC के बारे में सारी जानकारियां इसमें है, और इसमें आता है सेक्शन 12, 13 और 14, 3 सेक्शन आते हैं। तो सेक्शन 12 से हम शुरू करते हैं। चलो, चैप्टर 3, CIC की फुल फॉर्म बताओ पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जितनी भी सूचना चाहिए वो इस एक्ट के सेक्शन 12, 13, 14, 3 सेक्शंस में। सेक्शन 12 में बताया है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। यहां कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर यूपीएससी अनुवाद करेगी तो क्या बोलेगी? केंद्रीय सूचना आयोग का संविधान। लेकिन वैसे इसका मतलब क्या है? गठन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, इसके बारे में 4-5 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, इसका जो गठन होगा वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी और नोटिफाई भी करेगी। तो गठन भी करेगी और गठन की अधिसूचना भी जारी करेगी। ये दोनों शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। ये तो बेसिक सी बात है, होना ही था। दूसरी बात है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है किस किस के मिलने से केंद्रीय सूचना आयोग बनेगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसके संगठक कौन कौन होंगे, घटक कौन कौन होंगे। तो बताया है कि इसमें एक तो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, प्रमुख सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त। अब देखो, ये भी CIC है, ये भी CIC है, इससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन, अंत में ER लगा देना, कमीशन के बाद कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। और इसके बाद लिखा है कुछ अन्य होंगे जिनको बोलेंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, IC, सूचना आयुक्त। इनका नाम ये नहीं, अन्य सूचना आयुक्त नहीं, इनका नाम है सूचना आयुक्त, बस है ना। अन्य नाम में नहीं लगाते, अच्छा नहीं लगता, तो ये सूचना आयुक्त है। कहने को बोलते कि अन्य सूचना आयुक्त है। ये कितने हो सकते हैं? तो इनकी संख्या 10 तक कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 10 के बीच में, जितना केंद्र सरकार को लगे, जितने भी लोगों को सेट करना हो, 10 तक की संख्या उसके अंदर सेट करना। कुल मिलाकर शुभ संख्या 10 + 11, शगन अच्छा इन लोगों का, तो एक शुभ संख्या बनाई है। ठीक है, अब तीसरी बात है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा इन लोगों का। जब भी ऐसा नया कानून बनता है ना, सारी लॉबीज एक्टिव हो जाती हैं कि इसमें अपॉइंटमेंट में हमारा भी नाम सेट हो जाए किसी तरह से। तो बताना पड़ता है कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन इनएलिजिबल हैं। तो पहली बात, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो एक कमेटी तय करेगी। मतलब अच्छा नहीं लगता ना केवल PM तय करे, इसलिए कमेटी बनाई है ताकि बहुत ही ईमानदारी से तय हो, और सिर्फ PM तय न कर पाए। कितनी ईमानदारी से है? इस कमेटी में एक मेंबर होंगे PM, जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, यानी मुखिया होंगे। अरे तो सामान्य बात है, जब PM बैठा तो बाकी को मुखिया कैसे बन सकता है? तो मुखिया बनेगा। दूसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो यहाँ पर आएगा, और साथ में लिखा है कि यदि कोई पार्टी इस लायक हो ही नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कांग्रेस ने ये भी करके दिखाया देश में कि लोकसभा बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के भी हो सकती है, नेता विपक्ष के भी हो सकती है। उसके लिए उन्होंने 10% से कम सीटें लाके दिखाई कि देखो संविधान में कहाँ त्रुटि है। तो ये होता है, अपने इतना त्याग किया संविधान में त्रुटि दिखाने के लिए, तो छोटी बात थोड़ी है, बड़ी बात है। अब बैलेंस बराबर हो गया, इधर प्रधानमंत्री जिस सामने नेता विपक्ष है, इनमें झगड़ा होना ही होना है। तो तीसरा नंबर बिठाया है। तीसरा कौन है? एक अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM नियुक्त करेगा। तो एक अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM तय करेंगे। इससे एकदम बैलेंस बन गया है। अब PM की नहीं चलेगी, अब बहुत बैलेंस तरीके से होगा, आप देख रहे हैं। और ऐसे हर मामले में नियम क्या होता है? जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से, संभव ना हो तो मेजोरिटी से। तो इस तरह से इतना लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है कि हमारे देश में सूचना आयुक्त कौन बनेगा। अब यदि आपको सूचना आयुक्त बनना हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसमें लिखा। पहली बात तो उस व्यक्ति को बहुत ही प्रतिष्ठित होना चाहिए, पर्सन ऑफ एमिनेंस होना चाहिए। एमिनेंस का मतलब विख्यात व्यक्ति होना चाहिए। विख्यात मतलब अच्छी वजहों से विख्यात होना चाहिए मतलब कुख्यात नहीं होना चाहिए। कुख्यात भी तो ख्यात होता ही है ना, बदनाम है तो क्या नाम नहीं होगा।
तो पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसको समाज अच्छे रूप में जानता हो। नहीं तो छोटा राजन भी आ सकता है, क्योंकि सब जानते हैं। कोई बताए, जो नहीं जानता नाम बताओ मुझे उसका। साथ में कहा है किंतु इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ उसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, और कुछ फील्ड्स बता दी हैं, इनमें से किसी फील्ड में नॉलेज एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। अब जैसे ये वाक्य लिखे तो सारी लॉबीज खड़ी होगी कि हमारा नाम भी लिखो, इसके अंदर हमारा नाम भी लिखो। तो इसमें कहा कि अगर उसे नॉलेज है, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में नॉलेज है, तो वैज्ञानिक लोग खुश हो गए, चलो एक रोजगार का मौका मिल गया हमें भी, अब मैं बड़ा CIC बनूंगा। फिर वकील लोग मुंह सुझा के बैठे थे तो लिखा लॉ, कानून के क्षेत्र में जानकारी हो तो ही चलेगा। फिर हुआ कि भाई IAS लोग बोले अच्छा हम बिना बात के IAS बने इतनी मेहनत करके। तो हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का जिसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। इससे पत्रकार लोग बोले हम जो इतना मोदी मोदी करते हैं, हालांकि उस टाइम मोदी जी नहीं थे, उस टाइम तो सरकार मनमोहन सिंह की थी, तो कहोगे हम जो इतना मनमोहन करते रहते हैं हमेशा, ऐसे ही करवाते हैं उनसे। बोले अच्छा रुको ना यार, जर्नलिज्म भी लिख देते हैं। बोले जर्नलिज्म से अधूरापन आता है, तो जर्नलिज्म प्लस मास मीडिया लिखो। ये मास मीडिया ना नॉनवेज वाला मामला नहीं है, मतलब बड़े पैमाने पे मास से मतलब वो हुआ। कई मैंने देखा शाकाहारी लोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि उसमें नॉनवेज की बू आती है। और अंतिम में कुछ बेरोजगार बोले हमारा नाम तो आया नहीं, तो लिखा सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस भी लिख दिया है। तो जो व्यक्ति सोशल सर्विस करता हो, उसमें उसकी अच्छी पकड़ हो सोशल सर्विस में, वो व्यक्ति भी CIC बन सकता है। इसका कुल मिला के मतलब है कोई भी बन सकता है क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति जो प्रसिद्ध हो, इनमें से कुछ ना कुछ जानता ही होगा। और सोशल सर्विस तो रखा ही इसलिए जाता है कि इसमें तो कोई भी दावा कर सकता है कि मैं बहुत जानता हूं इसके बारे में। तो इसका मतलब आपके पास भी एक करियर का स्कोप है ना? जैसे आपके किसी मित्र की उम्र 35 साल हो जाए, बोलो बधाई हो, अब तुम भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। उसके बाद एक स्कोप आ गया ना, एक एक्स्ट्रा वैकेंसी आ गई जो पहले उसके हाथ में नहीं आ रही थी, एक्स्ट्रा वैकेंसी तो उसके साथ। चलिए नंबर 5, इन एलिजिबिलिटीज, कि कौन कौन व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकता है। 4 तरह के लोग नहीं बन सकते हैं। 4 तरह के लोग कौन कौन से? एक तो जो भी MP या MLA है वो नहीं बन सकता है। कितना कुछ बनेगा भाई, अब MP बन गया, MLA बन गया, ये भी बनेगा साथ में, ऐसे कैसे होगा? दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ली हुई है तो एक वैकेंसी कम हो गई आपके लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनेगा। तीसरा, जो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए हिंदी में क्या होता है? लाभ का पद, जो किसी भी लाभ के पद पर बैठा है, इसका मोटा मतलब जो सरकारी नौकरी में है, जिसको सरकार की ओर से कुछ वित्तीय लाभ मिलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और चौथा तो ऐसा कर दिया है, जो कोई भी पर्सनल बिजनेस या प्रोफेशन करता हो, यानी कि बेरोजगार होना जरूरी है। पर्सनल बिजनेस या प्रोफेशन अगर कोई करता है तो वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनेगा। कुल मिला के जो नरेगा में काम करता है और विख्यात है और समाज से ऐसे किसी व्यक्ति को मौका मिलेगा कि वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अंतिम बात इसमें लिखी है सेक्शन 12 में, अंतिम बात है छठी बात कि इसका ऑफिस कहां होगा, तो इसमें हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, लेकिन भारत सरकार की सहमति से, पूर्व सहमति से, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी शाखाएं देश के अन्य स्थानों पर हो सकेंगी। देश में कहीं भी इसकी शाखा हो सकेगी, लेकिन इसमें पूर्व सहमति किसकी चाहिए? केंद्र सरकार की, क्योंकि पैसा वही देगी ना, ऑफिस बनाने का सारा खर्चा वर्चा वहां से आएगा। तो केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से देश में कहीं भी इसका ऑफिस हो सकेगा। यहां तो स्पष्ट हो गया एकदम। चलो अब आइए सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 में बताया कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो क्या होंगी। सेक्शन 13, CIC और IC की सेवा शर्तें, यानी टर्म्स क्या हैं, कितनी अवधि है, वो सब चीजें, इसको बोलते हैं सेवा शर्तें। तो इसमें सबसे पहली बात जो CIC है, 5 साल या 65 साल। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कि या तो 5 साल काम करेगा या 65 साल काम करेगा। 5 साल या 65 साल की उम्र, इनमें से जो पहले हो जाए उस दिन वो रिटायर हो जाएगा। स्पष्ट एकदम? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है ना कि 65 साल की उम्र होगी तो रिटायर हो जाएगा, या CAG का होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तो निश्चित नहीं होती ना सीमा, केवल एज का होता है। तो 5 साल या 65 साल। दूसरी बात, नो रीअपॉइंटमेंट। जैसे मान लीजिए किसी को 50 की उम्र में बना दिया, वो 55 में फ्री हो गया, उसने कहा सर अभी तो 10 साल मेरे पास है, वंस मोर, तो उसमें लिख दिया है नो रीअपॉइंटमेंट, दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। एक ही बार सूचना आयुक्त बन सकते हो, केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो छोटे वाले IC बोले हमारे लिए क्या है, उनको कहा तुम्हारा भी 5 या 65, नो रीअपॉइंटमेंट एज IC। अगर IC रहे हो तो फिर से IC नहीं बन सकते। क्या बन सकते हो? CIC बन सकते हो। तो अगर बीच में CIC की वैकेंसी आ जाए तो बन सकते हो, किंतु IC प्लस CIC दोनों मिला के अधिकतम 5 साल है। बोले ये क्या बात हुई?
आईसी प्लस सीआईसी मिला के अधिकतम अवधि कितनी है? 5 साल है। देखो, जिस एक व्यक्ति को इसका बड़ा फायदा मिला, इस कानून के न होने का फायदा मिला, उस व्यक्ति का नाम है डीपी अग्रवाल। इनका नाम सुना आपने? अगर कोई कहे कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का बेड़ा गर्क करने में अगर एक व्यक्ति का नाम चुनना हो, मतलब इनकी नीयत खराब नहीं है, सज्जन आदमी है, बहुत बढ़िया अच्छे सोचने वाले व्यक्ति हैं, पर इनका सोचने का तरीका ऐसा है कि उससे अल्टीमेटली हुआ वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब वो हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, ऐसा नहीं। उनके थिंकिंग पैटर्न ऐसा था जिसका परिणाम ऐसा निकला। तो डीपी अग्रवाल कहते थे कि यूपीएससी की तैयारी में किसी भी बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहिए, हम ऐसे बच्चों को लेंगे ही नहीं। आजकल वो हर इंस्टीट्यूट में जाकर भाषण दे रहे हैं कि इंटरव्यू तैयारी कैसे करनी चाहिए। आजकल ऐसा होता है, समय के साथ कभी कभी चीजें बदलती हैं, विचार बदलते हैं। इनके साथ जो रोचक बात है वो सुनिए क्या है। ये यूपीएससी के मेंबर बने मेरे ख्याल से 2005 के आसपास। मैं मेंबर कह रहा हूं, मेंबर, ठीक। उम्र कम थी इनकी। 2008 तक आते आते सीनियर मोस्ट मेंबर हो गए, और जैसे सीनियर मोस्ट मेंबर हुए तभी वैकेंसी आ गई 2008 में यूपीएससी के चेयरपर्सन की। पहले मेंबर रहे 3 साल या 4 साल या 2.5 साल मेंबर रहे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 2004 का जब इंटरव्यू चल रहा था तो कई लोगों ने इनके बोर्ड में इंटरव्यू दिया था, इनका नाम उस समय आना शुरू हो गया था। अब यूपीएससी का नियम यह है कि चेयरपर्सन की जो जॉब है या कार्य है वो एक पृथक कार्य है, मेंबरशिप वाले साल उसमें काउंट नहीं होंगे। तो 6 साल या 65 साल ये नियम था। अब क्योंकि पहले के 3 साल काउंट नहीं होंगे चेयरपर्सनशिप में, तो 2008 से फिर 6 साल का नियम बना, और ये 2014 में रिटायर हुए। 2014 में अगस्त में रिटायर होना था, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले शायद इसलिए हुई थी 65 साल की उम्र उस समय पूरी हो गई थी, या 1-2 महीने बाद की बात होगी, ऐसा कुछ था। तो ऐसे केसेस हमारे देश में हैं जहां एक ही संस्था में एक व्यक्ति प्रमोट होते ही उसको मानते हैं कि नई वैकेंसी है, तो वहां से फिर काउंटिंग होती है। सूचना के मामले में प्रावधान पहले से कर रखा है कि यदि कोई व्यक्ति आईसी से सीआईसी बन गया तो दोनों मिला के 5 साल है। ये अच्छा प्रावधान है कि बुरा प्रावधान है? अच्छा है। क्यों? जब देश में इतने बेरोजगार हैं, एक ही बेरोजगार पर ध्यान क्यों देंगे हम, है ना? एक को सारा महत्व क्यों देंगे? डीपी अग्रवाल जी, हाँ, वो आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं। उस दौर में आईआईटी और उस बैकग्राउंड के प्रोफेसर का बहुत महत्व रहा है। ये भी थे, और उस समय एक दूसरी कमेटी आई थी, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, उसमें भी आईआईटी के कई लोग शामिल थे। टेक्नोक्रेट हैं, मेरिटोक्रेसी के समर्थक हैं। इनको ग्रामीण बच्चा जो संवेदनशीलता की बात करता है, बहुत तकनीकी बात नहीं करता, इनको पसंद नहीं आता है। वो इनके टेम्परामेंट का मसला है। और मतलब कई बच्चों को जो बहुत अच्छे थे 140 नंबर देकर छोड़ दिया इन्होंने, जबकि वो 210 के लायक थे, ऐसे लोग थे। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके पीछे लाठी लेके पड़ गए थे। उनके दिमाग, मतलब विचार ऐसे थे, माइंडसेट ऐसा था, और किसी का माइंडसेट तो नुकसान कर ही सकता है, सीधी सी बात है, करता ही है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर आएगा उसे एक ओथ लेनी होगी। ओथ क्या होती है? शपथ। और ये शपथ कहां दे रखी है? शेड्यूल 1 में दे रखी है। इस एक्ट में 2 ही शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल क्या है? उसमें शपथ है, छोटी सी शपथ है, 4 लाइन की। शपथ में क्या क्या है? एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि विभिन्न पदों के लिए शपथ अलग अलग क्यों है और क्या क्या शपथ है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इनके शपथ में क्या है, 2-4 वाक्य ध्यान रखना। पहली बात, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो मैं भारत की संप्रभुता अखंडता का ध्यान रखूंगा, एक तो ये शपथ। दूसरा, मैं भारत के संविधान को अपहोल्ड करूंगा, यानी संविधान को क्या करूंगा? अपहोल्ड के लिए क्या बोलेंगे? अपहोल्ड मतलब संविधान, एक तो है निष्ठा रखूंगा संविधान में, दूसरा संविधान को आगे बढ़ाऊंगा, पालन करूंगा। तो संविधान का पालन लिखिए। और तीसरी बात, भेदभाव नहीं करूंगा। सूचना देने में ना भेदभाव करूंगा, ना डरूंगा, ना लालच का शिकार होऊंगा। नो फियर नो फेवर, यही लैंग्वेज है। नो फियर नो फेवर, नो अफेक्शन नो इल विल, ये शब्द लिखे होंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि मान लीजिए किस दिन इसका मन कर जाए कि मैं रिजाइन कर दूं, तो इसमें लिखा है कि जिस दिन मन करे कर सकते हो, या तो दबाव में आने की जरूरत नहीं है, धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इस्तीफा देने का मन करे, राष्ट्रपति को संबोधित करके इस्तीफा भेजो और मेट्रो पकड़ो, वापस जाओ अपने घर। इस्तीफा किसको भेजना है? राष्ट्रपति को। 5वां, अगर सरकार सोचे कि हम ही हटा देते हैं, इसको बोलते हैं रिमूवल। अगर सरकार सोचे कि हम ही हटा दें तो सरकार कैसे हटाएगी? तो इसमें लिखा है कि सेक्शन 14 में जो प्रक्रिया बताई गई है उससे, ये कौन सा सेक्शन चल रहा है? 13 चल रहा है। इसके बाद वाले में विस्तार में प्रक्रिया है, उसमें मैं आता हूं। अंतिम बात है, इनका वेतन कितना होगा। तो जो इसमें लिखा था, अमित शाह को लगा कि ज्यादा पैसे जा रहे हैं, उसने थोड़ा कम करवा दिया। अभी पहले तो पैसे ठीक ठाक मिल रहे थे इन लोगों को। इसमें लिखा है जो सीआईसी है ना, उसका वेतन सीईसी के बराबर होगा, और जो आईसी है उसका वेतन ईसी के बराबर होगा। ये 4 कोड लैंग्वेज आ गई अचानक। सीईसी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ईसी इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन इन्फॉर्मेशन सेम हो गया, सीआईसी हो गया सीईसी। तो जितना वेतन उसका होगा उतना वेतन इनको मिल जाएगा। और इतना वेतन मिलता था। अभी 2019 में अमित शाह की नजर पड़ गई, उसने कहा इनका कम करो वेतन, कम वक्त होगा। सूचना हमसे मांगते हैं, परेशान करते हैं, वेतन लेंगे इतना सारा। अब आइए रिमूवल पर, इनको हटाएंगे कैसे? रिमूवल के आगे लिखा है सेक्शन 14 में बताया जाएगा। अब आ रहा है सेक्शन 14। कैसे हटा सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे हटा सकते हैं? आपने संविधान में ये तो पढ़ा ही होगा कि
सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं, है ना? नहीं, महाभियोग नहीं होता, वो रिमूवल होता, रिमूवल। देखो, एक प्रश्न पीटी का ये भी है कि हमारे संविधान में महाभियोग की चर्चा कितने पदों के संदर्भ में है? इसका उत्तर है केवल एक, राष्ट्रपति। और हमारे संविधान में ना इतने प्रकार के बहुमत हैं, कई तरह के बहुमत हैं, उनमें से सबसे मुश्किल बहुमत होता है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया महाभियोग में। और वो कैसी मेजोरिटी है? स्पेशल की भी स्पेशल मेजोरिटी है। दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले ही नहीं, दोनों सदनों के कुल स्ट्रेंथ का 2/3 बहुमत। इतनी बड़ी अपेक्षा पूरे संविधान में कहीं नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाना मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? इनका जो हटाने का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने से कुछ कुछ सिमिलर है, किंतु उसकी तुलना में आसान है। तो सबसे पहली बात, इनको हटाना हो, अगर रिमूवल करना हो तो क्या क्या शर्तें हैं? पहली बात, इसका आधार क्या क्या हो सकता है? आधार 2 हो सकते हैं। आपने सुना है साबित कदाचार या असमर्थता। तो प्रूव्ड मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी साबित होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के आप असमर्थ दिख रहे हैं, आज बीमार दिख रहे हो, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं बीमार हो तुम, चलो हटो, बीमार हो तुम, ऐसे नहीं। तो जो भी है वो इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट साबित होना जरूरी है। तो साबित कैसे होगा? साबित तब होगा जब राष्ट्रपति को शिकायत है। मान लीजिए राष्ट्रपति शिकायत का रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट इसकी करेगा जांच। आपको पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक कमेटी जांच करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स भी होते हैं और भी लोग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और यदि सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि हाँ आरोप सही हैं और आरोप पर्याप्त भी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि आरोप सही हैं और पर्याप्त हैं जिस बेस पर इनको हटाया जा सकता है, इसके आधार पर जैसे ये रिपोर्ट आएगी राष्ट्रपति इनको हटा देगा। जज के मामले में क्या होता है? इसके बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है, दोनों सदनों में जज अपनी बात रखता है। यहां ये सब मौका नहीं है। अगर राष्ट्रपति के पास शिकायत आई, उससे सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके पाया कि हाँ आरोप सही हैं और पर्याप्त है हटाने के लिए, रिपोर्ट भेजी, राष्ट्रपति तुरंत हटा देगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर जांच चल रही है, कौन सी वाली जांच? सुप्रीम कोर्ट वाली, कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई चेक करो, यार मैं ठीक नहीं लग रहा हमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक करना शुरू किया, जांच करना शुरू की। जांच के समय ये व्यक्ति कुछ गलत ना कर दे तो उस समय राष्ट्रपति 2 काम कर सकता है, या तो इस व्यक्ति को सस्पेंड कर सकता है तब तक के लिए जब तक जांच चल रही है। अब आप बताओगे सस्पेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे निष्कासित है भाई, निलंबित होता है। निष्कासित तो बहुत बड़ी बात हो गई, निलंबित, निलंबन नहीं, निलंबन सस्पेंशन है, सस्पेंड मतलब निलंबित, निलंबित कर सकता है। और दूसरा है तब तक उसे कार्य करने से रोक सकता है, कि निलंबन नहीं कर रहे हैं लेकिन छुट्टी पर चले जाओ, अभी काम नहीं करना है। इनमें से कोई कदम उठा सकता है। पहले कहते हैं कि देखो काम करने से रुक जाओगे तो ठीक है, वरना चिट्ठी तैयार है निलंबन वाली, कौन सी पसंद है बताओ? तो इज्जत वाला आदमी बोलता है कि मैं कल से नहीं आऊंगा, छुट्टी पे जा रहा हूं। अगर कभी सुनना कि लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि दूसरी चिट्ठी तैयार थी, पहले से ही काम चला लिया है, इसका बेसिक मतलब ये होता है, ठीक है? और अंतिम बात है, कुछ परिस्थितियों में बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटाया जा सकता है। अमित भाई की रुचि ऐसी क्लोज में ज्यादा रहती है कि विशेष परिस्थिति कौन सी है, बनाओ, आज ही बनाते विशेष परिस्थिति। तो पहली परिस्थिति है कि यदि सूचना आयुक्त दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो। आपको पता है दिवालिया होना एक अपने आप में इंडस्ट्री है। कई कंपनियां जानबूझ के खूब उधार लेती हैं, अपना पैसा बाय किया और दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया होने का मतलब अब आपसे कोई उधार वापस नहीं मांग सकता, मुक्त हो गए, एकदम सारी उधार से मुक्त हो गए। बस ये है कि उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते, CIC नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो वैसे भी कौन सा बन रहा था उन सब पदों को छोड़ के बाकी तो जीवन में चल रहा है। तो कई लोग जानबूझ के दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि दिवालिया होने में फायदा ज्यादा होता है। इसलिए जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है बड़ा ध्यान रखती है इस बात का। दूसरा, यदि वो व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध अपराधी हो गया हो, ऐसा अपराध जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं, मतलब बहुत ही नीचतापूर्ण कृत्य कोई किया हो, घोर अनैतिक कर्म किया हो, जैसे हत्या कर दी हो, जैसे डकैती कर दी हो। सूचना आयुक्त थोड़ा लेट आए, क्यों? डकैती करने गए थे। तो अगर साबित हो गया कि डकैती की है इन्होंने, या हत्या की है, या फिरौती वसूली है, अपहरण कर दिया है किसी का, अपहरण के मामले में फंस गए हैं और साबित हो गया, केवल आरोप नहीं, अगर इनमें से कुछ हो गया है तो हम इनको हटा सकते हैं। फिर ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जब कोर्ट ने कह दिया ऐसा है बात खत्म। तीसरा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट लिया हो, यानी वेतन युक्त रोजगार लिया हो, कि दिन में सूचना आयुक्त हैं, शाम को गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और वहां से वेतन मिलता है हर महीने, तो वेतन वाला रोजगार करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता हो, मतलब ऐसी अस्वस्थता जिससे काम करने के लायक ना रह गए हो, बड़ी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुए,
उनका दिमागी संतुलन खो गया। मेरे ख्याल से मिर्जा बेग थे शायद, उनके साथ ये हुआ था। अब दिमागी संतुलन खत्म हो गया एकदम। और चीफ जस्टिस अब वो आएंगे, सारे केस उनके सामने आएंगे, वो बताएंगे इसको दो इसको दो, वही तो करेंगे। अब वो सुन रहे हैं खोए हुए एकदम, सामने वाले लोग कह रहे माय लॉर्ड ये वाला केस है, वो कह रहे गाना सुनाओ। मान लीजिए ऐसा हो जाए कभी, मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ उस केस में, लेकिन ये केस एक बार हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, कैसे हटाएं? तो साबित कदाचार या साबित असमर्थता। फिर उनकी फैमिली को कहा गया कि देखिए असमर्थता साबित करनी पड़ेगी, वो हम कर देंगे, मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद हटना पड़ेगा, लोकसभा हटाएगी, राज्यसभा हटाएगी, वो सब प्रोसेस होगा। इतिहास में पहले जज बन जाएंगे ऐसे। तो फैमिली ने कहा क्या करें, तो इनको बोला छुट्टी ले लें लंबे समय की। तो रिटायरमेंट के 5-6 महीने बचे थे, 6 महीने की छुट्टी मांग ली उन्होंने। सरकार ने तुरंत दे दी छुट्टी की, हाँ छुट्टी लो, आप ऊटी जाओ, कोडाईकनाल जाओ, मनाली जाओ, यहाँ बताओ बस। तो ऐसे में कोई क्या करे, है ना? एक ही केस आज तक ऐसा हुआ है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट जज बाकियों का मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं, अपना तो ठीक रहता है। तो शारीरिक मानसिक अस्वस्थता हो तो हटा सकते हैं। अंतिम मत इसमें यह है कि यदि उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, कोई वित्तीय हित ऐसा हो, कोई वित्तीय रुचि या वित्तीय हित ऐसा हो जो उसके कार्य को प्रभावित कर सकता हो, तो सरकार सोचती कि आदमी ठीक नहीं रहेगा। पता लगा सूचना आयुक्त है और किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ कुछ सूचना मंगवा लेता है, उसको बोलता ठेका मुझे दो वरना सूचना निकाल देंगे तुम्हारी। तो अगर ऐसा कोई आदमी हो तो उसको ठेकेदारी करने दो, बजाय इसके कि वो सूचना आयुक्त बने। ठीक है, चलो जाओ, कल करेंगे इसको पूरा।